हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम पूरे जितने भी आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस आने वाले हैं, अगर आप एक फ्रेशर हो और इफ यू हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस तरह से आपको आंसर देना है, वो पूरा हम समझेंगे। इस तरह से मैंने पूरा पीपीटी बना के रखा है, लगभग 250 पेजेस का है। सारे क्वेश्चन विल ट्राई टू कवर मोर देन अराउंड 80 90 100 क्वेश्चन रहेंगे, शायद उसको हम कवर करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे चैनल में मैंने अभी रिसेंटली 7 डेज का एक चैलेंज लिया था, जहाँ पे मैंने मैक्सिमम चीज आपको एक्सप्लेन किया है। आप ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं, सो दैट यू गेट अ गुड नॉलेज। ठीक है, फाइन। सो विल स्टार्ट विद दैट, विल स्टार्ट विद अ वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सो अगेन, जब भी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सो यूजुअली इफ यू आर अ वेरी फ्रेशर, तो यूजुअली व्हाट इज सीमेंट पूछा जाएगा, जो आपको आंसर पता है। इट्स अ बाइंडर विच इज गोइंग टू बाइंड एनी टू मटेरियल। आप इतना बता देना काफी है, बाइंडर। ठीक है, विच इज कॉल्ड एज अ सीमेंट, बाकी सब नहीं चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट दे कैन आस्क यू, कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीमेंट। आप जो भी मार्केट में अवेलेबल है, जैसे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज कॉल्ड एज ओपीसी सीमेंट। इसके बाद आप पीपीसी सीमेंट बता सकते हो, दैट इज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। इसके अलावा और भी सीमेंट है, जैसे आपका लो हीट सीमेंट है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, हाई अलुमिना सीमेंट, क्विक सेटिंग सीमेंट एंड ऑल। एंड ये सर अलग अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट, अगर आप चार पांच भी याद रखोगे, वन इज ओपीसी एंड देन पीपीसी, यू हाउ टू रिमेंबर। अदर देन दैट यू कैन रिमेंबर लो हीट सीमेंट, इसके अलावा हाई अलुमिना सीमेंट, यू रिमेंबर दैट, दैट इज सफिशिएंट। देखो अब इंटरव्यू में होता क्या ना, उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं। अगर आप साइट एग्जीक्यूशन के जॉब में अप्लाई कर रहे हो तो वो आपसे क्या पूछेगा, पीपीसी का मतलब क्या है, दैट इज पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। ओपीसी का मतलब है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। इससे ज्यादा वो पूछेंगे नहीं आपको। पर अगर आप कल एक आरएमसी प्लांट में काम करने के लिए जा रहे हो, ओके, और लेटर से आपको एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब के लिए, जैसे अल्ट्राटेक का कोई इंटरव्यू होगा, वहां पे आपको कंक्रीट के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहां पे सीमेंट के ऊपर ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप अल्ट्राटेक के कंपनी का इंटरव्यू में जा रहे हो फॉर रोल ऑफ अ क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर, या मान लो उस फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहे हो, तो इन दैट के सीमेंट का पूरा नॉलेज है। और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का मतलब क्या है, क्विक सेटिंग सीमेंट का मतलब क्या है, हाई अम्यूना सीमेंट का मतलब क्या है, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट का मतलब क्या है, क्विक सेटिंग और एयर एंटरिंग सीमेंट का डिफरेंस क्या है, उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। साइट इंजीनियरिंग में उस लेवल का नहीं चाहिए, साइट एग्जीक्यूशन के लिए बस एक दो तीन याद रखना काफी है। सो बेस्ड ऑन द इंटरव्यू ऑल्सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, आपका डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ सीमेंट क्या होता है। वन इज 33, 43 एंड 53। पर 33 एंड 33 तो वैसे भी मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 43 एंड 53 ग्रेड ऑफ सीमेंट इज अवेलेबल इन द मार्केट। मैक्सिमम जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करेंगे वो 53 ग्रेड का है। 53 का ग्रेड मतलब 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब वो पूछेगा कि 53 का मतलब क्या है। 53 का मतलब है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इज कॉल्ड एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर सीमेंट। उसको कैसे मेजर किया जाता है, तो जब आप लैब में इस तरह से आपका टेस्टिंग होता है। सो इफ यू मिक्स अ सीमेंट एंड सैंड, कभी भी आप सिर्फ सीमेंट का ऊपर टेस्टिंग नहीं किया जाता, क्योंकि उसके तुरंत उसके बाद क्रैक्स आएंगे, देन उसका एक्चुअल स्ट्रेंथ आपको पता नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, हम कॉम्बिनेशन में जाएंगे। विल यूज अ सीमेंट एंड सैंड इन द रेशियो ऑफ 1:3 विद सम परसेंटेज ऑफ वाटर। एंड ये आपका मोल्ड होते हैं, जिस मोल्ड, इसका जो साइज है 70.6 इसका साइज है, एंड इसका हाइट भी 70.6 है। ओके, इस तरह से हम मोल्ड में अपने सीमेंट और सैंड को मिक्स करके इसका मोल्डिंग करेंगे, इसमें भरेंगे उसको। फिर 24 आवर्स के बाद इसको डो मोल्डिंग करके 28 डेज हम पानी में रखेंगे। क्यूरिंग करेंगे, क्यूरिंग करने को इसके ऊपर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करेंगे। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ करने के बाद जो स्ट्रेंथ वहां पे आएगा, अगर आप 53 ग्रेड का सीमेंट ले रहे हो, तो आपको 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा स्ट्रेंथ आना चाहिए। तभी जाके यू कैन से दैट आपका जो सीमेंट आपने ऑर्डर किया था 53, इट हैज एक्चुअली गॉट 53 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेंथ। तो इंटरव्यू में आपसे अगर पूछेंगे तो इसका स्ट्रेंथ कैसे मेजर करोगे, आप बताओ कि इस तरह से मोल्ड अवेलेबल है 70.6 बाय 70.6 1:3 रेशियो में हम सीमेंट और सैंड को मिक्स करेंगे। वो पूछेगा सैंड क्यों मिक्स करने, अगर तो आपको सीमेंट का ही तो फाइंड करना है, तो सैंड क्यों मिक्स करोगे, क्योंकि अगर आप सिर्फ सीमेंट का ही टेस्टिंग करोगे, डेफिनेटली उसमें क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। सो मोमेंट द क्रैक्स आर कम, स्ट्रेंथ लगा, जब भी आप लोड लगाओगे डेफिनेटली वो क्रैक हो जाएगा, एंड देयर विल बी सम श्रिंकेज क्रैक्स एंड ऑल। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट, हम वी गो विद द सीमेंट एंड सैंड का मिक्सचर में हम जाएंगे। ठीक है, इतना आप आंसर करोगे तो काफी है इंटरव्यू में, नॉट इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं आपको। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, लिस्ट ऑफ कंपनीज, विच इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन बट इट्स नॉट एक्चुअल इंटरव्यू क्वेश्चन। इफ यू रिमेंबर इट्स ओके। अब हो सकता है कोई इंटरव्यू में जब आप जाओगे पूछेगा मेरे को एक पांच छह कंपनी का नाम बताओ जो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, देन ऑफ कोर्स अल्ट्राटेक, जेके सबको पता है, एसीसी पता है, दो तीन और याद रख के चले जाना।
हाउ कैन अ सीमेंट बैग बी स्टोर्ड विदाउट कंज्यूमिंग? ओके, मतलब जब भी आपका सीमेंट का बैग होता है ना, वो कितने देर तक आप उसको बिना कंज्यूम करे आप रख सकते हो? सो 3 मंथ्स तक हम रख सकते हैं। 3 मंथ से ज्यादा अगर हमें रखना है तो वी कैनॉट यूज इट। उसके लिए आपको फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करना पड़ेगा, जैसे इनिशियल टेस्टिंग, फाइनल सीमेंट का टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर वो आपके लिमिट्स के अंदर है, यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। एक्चुअली बैग में लिखा रहेगा कि अप टू 3 मंथ से इसका एक्सपायरी होता है। 3 मंथ्स तक आप यूज कर सकते हो। 3 मंथ्स के बाद वो यूज तभी करेंगे जब उसके ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे, कि उसके बाद उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो घटता चला जाएगा। बट स्टिल इट इज ओके, हम उसके ऊपर स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। अगर वो विद इन द लिमिट है, यू कैन यूज इट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फाइन। इसके बाद यहाँ पे वो रिडक्शन है। अगर आप 3 महीने तक करोगे, 3 महीने तक ज्यादा रखोगे तो 23-30% का स्ट्रेंथ आपका रिड्यूस होता है। 6 मंथ तक अगर आप रखोगे 30-40%, 12 मंथ तक रखोगे 40-50% इज अ रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ। बट अगेन यू कैन डू अ सर्टन टेस्ट ऑन दैट टू चेक वेदर योर सीमेंट इज गुड और नॉट। ठीक है, दिस अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आएगा कि आपका जो सीमेंट बैग होता है जब आप साइट पे लाते हो उसको कैसे स्टोर करोगे? तो अगेन द सीमेंट बैग्स आर स्टोर्ड वन अबव द अदर एंड बेस्ड ऑन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO मेथड होता है, FIFO मेथड, दैट इज F मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो बैग आपका फर्स्ट आएगा गोडाउन के अंदर या स्टोरेज एरिया में, उसी को फर्स्ट आपको यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका फर्स्ट बैग है, लेटेस्ट से, ओके, लेटेस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल। अगर आपका फर्स्ट बैग है, इधर इधर लेटेस्ट फिर फर्स्ट, आई मीन ऑफ कोर्स ये बैग तो नहीं हो पाएगा। फर्स्ट बैग जो आएगा उसी को आपको यूज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके, दैट इज वन थिंग विच यू हैव टू टेल इन इंटरव्यू। ये आपके कोड बुक में लिखा है, दैट इज इनफ। अदर देन दैट आपको ये सारे पॉइंट्स है नॉट रिक्वायर्ड। बस इतना याद रखना कि हमें जो बैग फर्स्ट आता है उसी को फर्स्ट यूज करने। और पूछेगा कहाँ से आपको पता चलेगा, ये कोड बुक का नाम है IS कोड, IS 4082। इसमें ये सारी चीज लिखा है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना, ये सारी उस कोड बुक में लिखा है कि आपको कैसे रखना है एंड ऑल। ओके, बट उस लेवल का नहीं चाहिए, इतना याद रखना काफी है। फाइन। नेक्स्ट, या नेक्स्ट इसके बाद, हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक बार, आपको क्या करना है, एक जो सीमेंट का बैग आता है वो 50 kg का आता है। आप मार्केट का, जिस दिन आप इंटरव्यू के लिए जाओगे उस दिन मार्केट का रेट देख ले। अभी 400 रुपये, 410 रुपये ऐसा कुछ चल रहा है मार्केट में रेट। जिस टाइम आप इंटरव्यू में जाओगे उस आप गूगल में जाके चेक करो, आपको रेट मिल जाएगा। ये जो सीमेंट 50 kg का जो आता है ना, तो उसका डेंसिटी कितना होता है, 1440 kg/क्यूबिक मीटर होता है। वो पूछेगा इसको क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करके बताओ, तो 0.0347। कैसे करना है, एक जो सीमेंट बैग आता है 50 kg का, उसका जो डेंसिटी होता है 1440 kg/क्यूबिक मीटर होता है। कभी कभी इंटरव्यू पूछेंगे आपको, नहीं मेरे को क्यूबिक मीटर में बताओ, तो आपको 0.0347 बोलना है। तो कैसे आएगा, आपको क्या करना है, 1440 डिवाइड बाई 50 करना है। लेट मी डू दैट। 1440 डिवाइड बाई 50 करेंगे, कितना आएगा? ओके, वो सॉरी, 50 डिवाइड बाई 1440 करना है। 50 डिवाइड बाई 1440, या, ठीक है, 1 मिनट, या। सो दे विल आस्क 0.0347 कैसा आएगा। आपको क्या करना है, यू शुड टेक द वेट ऑफ द बैग। 1 मिनट, हाँ, वेट ऑफ द बैग, एक बैग 50 kg का है और उसका जो डेंसिटी कितना है 1440 है। तो इसका अगर आप आंसर निकालोगे इट विल बी 0.0347 क्यूबिक मीटर। ओके, समझ में आ रहा है ना? सो दैट इज वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट इन टर्म्स ऑफ क्यूबिक मीटर। इन टर्म्स ऑफ केजी इट इज 50, इन टर्म्स ऑफ केजी इट इज अ 50 kg बैग। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द लैब टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन द सीमेंट फील्ड एंड लैब टेस्ट? मतलब अगर मान लो आप साइट पे काम कर रहे हो, आपके इंटरनेट कहा कि हमारे साइट में भी सीमेंट बैग आ गए, तो आप उसके ऊपर क्या क्या टेस्टिंग करोगे, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। फर्स्ट इज, सीमेंट शुड हैव अ यूनिफॉर्म ग्रे कलर विद ग्रीनिश टिंट। मतलब जब भी सीमेंट आपके साइट पे आएगा थोड़ा ग्रे कलर में दिखना चाहिए। सो दैट इज द फर्स्ट, जैसे आप उसको देखो, इट्स अ विजुअल अपीयरेंस। सेकंड, आपको क्या करना है, सीमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम एयर सेट लम्प्स। थर्ड इज, सीमेंट शुड फील स्मूथ व्हेन इट इज रब्ड बिटवीन द फिंगर्स। मतलब अगर आप सीमेंट का बोरी में हाथ लगा के ऐसा इस तरह से रब करोगे, आपको थोड़ा ना स्मूथ फीलिंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इसके बाद, द इनर टेम्परेचर ऑफ द बल्क ऑफ सीमेंट शुड बी स्लाइटली लेस फ्रॉम सराउंडिंग। इफ हॉट इट मीन सम रिएक्शन। मतलब जब आप सीमेंट बैग में ऐसा हाथ डाल के आप देखोगे, आपको वहां पे थोड़ा क्या ना कूल फीलिंग होना चाहिए। तो अगर आपको हीट फीलिंग हो रहा है, इसका मतलब उसमें ऑलरेडी रिएक्शन हो चुका है। सो दिस आर द टेस्ट विच यू आर गोइंग टू डू व्हेन द सीमेंट बैग अराइव्स एट द साइट। ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज, when a sample of cement is thrown in a bucket of water, initially it will float and finally it has to sink। मतलब आप थोड़ा सा आप थोड़ा बैग से थोड़ा सीमेंट ले लो और एक बाल्टी पानी में ऐसा फेंक देना, तो थोड़े टाइम तक वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, उसके बाद वो सिंक हो जाएगा। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, या इतना, ये सारे टेस्ट आपको थोड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में पूछेंगे कि आप अगर साइट पे बैग आ रहा है सीमेंट का, आप क्या क्या टेस्टिंग करोगे। आप इस तरह से 2-3 चीज बता देना कि हम फर्स्ट सीमेंट का कलर देखेंगे, थोड़ा ग्रे कलर में होना चाहिए।
सेकंड हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सीमेंट अपने फिंगर के अंदर लेंगे, अगर हमें वो स्मूथ फिनिश आ रहा है इसका मतलब सीमेंट इज गुड। फिर हम पूरे सीमेंट के बोरी के बैग के अंदर हाथ डाल के हम देखेंगे, अगर हमें वहाँ पे कूल फीलिंग हो रहा है इसका मतलब है सीमेंट इज अ गुड सीमेंट, उसमें कोई रिएक्शन नहीं हुआ है। एंड थोड़ा सीमेंट हम बकेट के अंदर डालेंगे पानी के अंदर, थोड़ा टाइम वो थोड़ा ऊपर फ्लोट होगा, फिर वो सेटल होगा, दैट मीन्स इट्स अ गुड सीमेंट। अगर आप इतना भी बता पाओगे दैट इज काफी है। एक चीज याद याद रखना, जब भी आप इंटरव्यू में जाते हो, it is not expected that you should answer all the question, okay, right? Because if you are a fresher or let's say having 1 year of experience, definitely आपको सब कुछ पता नहीं होता, like I have 9 year of experience, so if I go for any interview एंड जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, डेफिनेटली वो जितना भी क्वेश्चन पूछेगा मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, उसका 20 साल का एक्सपीरियंस, माई 9 year ऑफ एक्सपीरियंस, देयर इज 11 year ऑफ गैप। उस 11 year में उसने कुछ अलग चीज सीखा होगा जो आई डोंट नो, सो वो जो पूछेगा तो मैं आंसर नहीं बता पाऊंगा, पर सिंपल सिंपल क्वेश्चन अगर वो पूछेगा आई शुड आंसर। इन द सेम वे जब आप इंटरव्यू में जाते हो और 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप 7 से 8 भी आंसर दे पा रहे हो इट इज सफिशिएंट, 3 आंसर नहीं दे पा रहे इट्स ओके, पता नहीं तो आप सीख के जाओगे। यू नॉट नो एवरीथिंग वेन एवर यू गो फॉर एनी इंटरव्यू, जस्ट ये सारी चीज थोड़ा याद रखना चाहिए आपको, ठीक है। फाइन, ये वाला हो गया। नेक्स्ट विल गो फर्दर। या ये वाला सब हो गया, फाइन, दिस इज ओके, दिस इज ऑल्सो डन, ये वाला डिलीट करेंगे। हाँ बाकी ये सारे हैं, पर अगेन दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, अगेन इट विल टेक लॉन्ग टाइम, ये सब अगर एक्सप्लेन करेंगे तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। फाइन, तो या ये वाला भी नहीं चाहिए। एंड हाँ, अगर आप लेट्स से आरएमसी प्लांट के इंटरव्यू में जा रहे हो या कोई कंक्रीट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो वो पूछेंगे कि आपका जो सीमेंट है उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होता है। तो फर्स्ट आपका लाइम होता है सीमेंट के अंदर, फिर आपका सिलिका होता है, अलुमिना होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीशिया होता है, सल्फेट्स, अल्कलीज, बट एटलीस्ट यू हैव टू रिमेंबर these three things: lime, you have to remember, silica, alumina and iron oxide, इतना याद रखना। बाकी if you can remember you remember, else not required, you should remember, if you cannot it's okay। कभी भी याद रखना 62 to 70%, 62 to 67% आपका लाइम ही होता है सीमेंट के अंदर, फिर उसके बाद 17 to 25% आपका सिलिका होता है, फिर आपका अलुमिना होता है। तो सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हुआ कैसा, एक्चुअली पुराने समय हम लाइम को यूज कर रहे थे, पर लाइम का प्रॉब्लम क्या था, वो तो बहुत लेट सेट हो रहा था। द लाइम वॉज सेटिंग वेरी was द लाइम वाज सेटिंग, आई मीन लाइम को सेट होने के बहुत टाइम लग रहा था। तो हमने क्या किया, वो प्योर लाइम था, अब उस प्योर लाइम के अंदर हमने थोड़ा अडल्ट्रेशन किया, हमने उसमें थोड़ा इम्प्यूरिटीज को ऐड किया। व्हाट आर योर इम्प्यूरिटीज, हमने सिलिका को डाल दिया, हमने अलुमिना को डाल दिया, हमने आयरन ऑक्साइड को, जो एक्चुअली 100% आपका जो लाइम था उसको हमने सिर्फ 62 से 67% प्योर लाइम डाल दिया, बाकी जो 33% है उसको हमने इम्प्यूरिटीज डाल दिया। तो ये सारे आपके इम्प्यूरिटीज है, जैसे जैसे हमने इम्प्यूरिटीज को डाल दिया, जो आपका लाइम ज्यादा टाइम ले रहा था सेट होने में उसका टाइम कम हो गया। दैट इज हाउ द मैन्युफैक्चर, दैट इज हाउ सीमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ठीक है। पुराना जो हम वी वर यूजिंग लाइम ना, हाँ, देन यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स कि लाइम, सिलिका, अलुमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम, परसेंटेज अगर आप याद रख सकते हो याद रख लो, नहीं तो मतलब आरएमसी के इंटरव्यू में जाओगे डेफिनेटली यू टू रिमेंबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। साइट इंजीनियर का जॉब में जा रहे हो, क्वांटिटी सर्वेइंग का जॉब में जा रहे हो, दिस थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड, परसेंटेज वो पूछे बिकॉज दे हैव नथिंग टू डू विद दिस। बट आरएमसी प्लांट उसमें आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दे आस्क वन मोर क्वेश्चन कि बोक्स का कंपाउंड क्या है। सीमेंट का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है वी फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड एज बोक्स कंपाउंड। सो फर्स्ट बोक्स कंपाउंड इज ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट होता है। तो आप याद रखना है तो याद रख लीजिए। अगेन साइट एग्जीक्यूशन वाले जॉब के लिए इतना भी याद रखोगे तो काफी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, ये भी नहीं चाहिए। आरएमसी प्लांट इस वाले कॉन्क्रीट टेक और आप कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी या मान लो इस वाले जॉब में अप्लाई कर रहे हो, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन थिंग इज दिस ओनली इन द सीमेंट। आप इसी के साथ खेलोगे, जब आप इसी के साथ खेलोगे तभी अलग अलग सीमेंट बनेगा। अगर आप लाइम का कंपोजिशन कम कर दो, सिलिका को बढ़ा दो, अलुमिना को बढ़ा दो, आयरन ऑक्साइड को कम करो, तभी तो तुम्हारा अलग अलग टाइप ऑफ सीमेंट जो हमने देखा था ना, लाइक हाई अलुमिना सीमेंट का मतलब है ये जो अलुमिना कंटेंट 3 to 8 होता है नॉर्मल सीमेंट में, हाई अलुमिना में इसका परसेंटेज और बढ़ा देंगे तो हाई अलुमिना सीमेंट बनेगा। समझ में आ रहा है ना। एंड इसका कंटेंट भी ऊपर नीचे करेंगे, ट्राई कैल्शियम, डाई कैल, तभी जाके तुम्हारा अलग टाइप्स ऑफ सीमेंट बनेगा। बट फॉर साइट एग्जीक्यूशन वाला जॉब में दिस थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड, फॉरगेट अबाउट इट। या नाउ स्पेसिफिक सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है, 3.15 होता है, कभी भी याद रखना। और कभी भी याद रखना सीमेंट का अगर मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी फाइंड करना है तो हम वहां पे पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहां पे केरोसिन के साथ करेंगे। अगर आप कॉलेज के टाइम में नोट हाँ बाकी कोई मटेरियल का स्पेसिफिक ग्रेविटी हम पानी को यूज कर रहे थे, बट इन केस ऑफ सीमेंट
वी आर नॉट गोइंग टू यूज पानी, वी विल यूज केरोसिन। क्यों यूज करोगे? क्योंकि पानी यूज करोगे तो सीमेंट रिएक्ट हो जाएगा, तो मुझे रिएक्शन नहीं कराना है, तो केरोसिन के साथ हम करेंगे, क्योंकि सीमेंट केरोसिन के साथ रिएक्ट नहीं होता है। सो दैट इज वाई यू हैव टू रिमेंबर कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट इज 3.15, एंड उसका टेस्ट आप कैसे करोगे? केरोसिन को यूज करके विल डू दैट, जो आपने कॉलेज में एक्चुअली किया था। अगेन उस टेस्ट में जाने की जरूरत नहीं, पर अगर आप क्वालिटी कंट्रोल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, इफ अप्लाइंग फॉर अ क्वालिटी कंट्रोल जॉब और इफ अप्लाइंग फॉर अ लैब टेस्टिंग वाला जॉब, देन पूरा प्रोसीजर याद रखना चाहिए, क्योंकि आपको ये सारी चीज करना है वहां पे, राइट? दैट इज हाउ इट इज, फाइन। इसके बाद they'll ask you what are the how do you find the इनिशियल सेटिंग एंड द फाइनल सेटिंग ऑफ अ सीमेंट। उसके लिए आपके पास ये टेस्ट होता है कि आपको व्हाट टेस्ट इज फाइनेस्ट टेस्ट आपको करना पड़ेगा। अपने कॉलेज में ये सारी चीज किया था, बट टेस्ट याद रखना चाहिए। बाकी एक चीज याद रखना, द इनिशियल सेटिंग ऑफ अ सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स। फाइनल सेटिंग आपका 600 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका जो इनिशियल सेट होता है सीमेंट का, वो आपका 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए, और 600 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 मिनट से कम क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जैसे आप सीमेंट को मिक्स करोगे तो एटलीस्ट तो टाइम तो चल मिलेगा ना आपको, कंक्रीट को इधर उधर लगाने के लिए, सीमेंट को लगाने के लिए। सो दैट इज वाई 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। एंड 600 मिनट से ज्यादा क्यों नहीं होना चाहिए? कंक्रीट को तो मुझे सेट भी कराना है ना। तो दैट इज वाई यू हैव टू आंसर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? फाइन। सो ये जो apparatus होता है, दे में आस्क यू व्हाट काइंड ऑफ apparatus यू आर गोइंग टू यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल, इट इज कॉल्ड द विकेट apparatus। बाकी प्रोसीजर को याद रखने की जरूरत नहीं, पर क्यूए क्यूसी इंजीनियर का जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, मटेरियल टेस्टिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, और आरएमसी वाले प्लांट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, पूरा प्रोसीजर भी याद रखना है। साइट इंजीनियर में उस लेवल का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइट इंजीनियर का इस लेवल का कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये सारे एक्सप्लेनेशन पूछेगा नहीं, ठीक है? फाइन। इसके बाद ये सर है कोड बुक का है, बट एनी हाउ विल नॉट गेट इनटू द कोड बुक पार्ट। फाइन। हाँ, इसके बाद या concrete, you know what is concrete? Concrete is a mixture of coarse aggregate, fine aggregate, cement, उसमें पानी डाल दो, that becomes a concrete, that is enough। एंड एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंक्रीट किस में स्ट्रांग है? कंक्रीट आपका कंप्रेशन में स्ट्रांग होता है, टेंशन में वीक होता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम क्या करेंगे, उसमें स्टील को प्रोवाइड करेंगे। स्टील आपका कंप्रेशन में भी स्ट्रांग है, टेंशन में भी स्ट्रांग है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन को हम वी कॉल इट द आरसी, दैट इज रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, ठीक है? फाइन। तो ऑल दिस आर योर स्टील ओनली। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट? तो यूजुअली M7.5, M5 सब हम यूज नहीं करेंगे, M7.5। आपको देखो, जब भी आप आंसर बोलोगे इंटरव्यू में, आपको एक पैटर्न में बोलना, आप ऐसे फालतू में M15 M25 ऐसा नहीं बोलना है। स्टार्ट विथ M7.5, यू शुड टेल द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कॉन्क्रीट आर M7.5, M10, M15, 20 एंड 25। आफ्टर दैट वी हैव 30, 35, 40 बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है? दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू टेल। सेकंड ऑफ पूछेगा उसमें M क्या है और 7.5, 10, 15 क्या है? तो M मतलब आपको मिक्स बोलना है, 7.5 मतलब 7.5, 10, 15 मतलब कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको बोलना है, ठीक है? अब आगे पूछेगा इसका मतलब क्या, तो आपको बोलना है कि हम इस तरह से क्यूब को रेडी करेंगे। यहाँ पे लिखा है, अगर आप IS 456-2000 में जाओगे तो स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm का क्यूब एट 20 डेज। मतलब अगर पूछेगा इसका मतलब क्या है तो समझा दो। इसका मतलब है सर 150 बाय 150 बाय 150 का क्यूब लेंगे, उसमें हमें जो भी ग्रेड हमने किया, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने M15 ग्रेड का कॉन्क्रीट बनाया, उसको हम इसमें फिल करेंगे, 3-3 सैंपल बनाएंगे, और हम उसको 28 डेज उसको हम क्यूरिंग करेंगे। अगर 7 डेज का करना है तो 7 डेज का भी करो, 28 डेज का भी करो, पर 3-3 सैंपल लेंगे। 7 दिन के लिए 3 सैंपल, 20 डेज के लिए 3 सैंपल, टोटल 6 सैंपल बनाएंगे। 7 दिन के बाद हम उसके ऊपर कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन से टेस्टिंग करेंगे। पर जो मेरा एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो 28 डेज के बाद ही मिलेगा। 20 डेज के बाद हम 3 क्यूब और लेंगे, उसके ऊपर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे। उसके बाद मेरे को जो आंसर है 15 Nm/mm स्क्वायर से ज्यादा ही मिलना है, तभी जाके आई कैन कॉल इट एज M15 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन देना है। बीच में ऊपर नीचे हो जाएगा तो चल जाएगा, यू डोंट हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन लाइक व्हाट आई एम गिविंग, क्योंकि मेरे को 8-9 साल हो गए, मैं ये चीज पढ़ा रहा हूँ 5-6 साल से, तो आई हैव दैट काइंड ऑफ मास्टर ऑन दिस सब्जेक्ट। पर अगर आप फ्रेशर हो तो ऑब्वियसली उस लेवल का नहीं आएगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, हो जाएगा, ठीक है? आपको समझाना है वहां पे, और कुछ नहीं है, ठीक है? फाइन। अगर कुछ इंटरव्यू में दे आर ओके विथ हिंदी, आप हिंदी में एक्सप्लेनेशन दीजिए। इफ यू ओके विथ इंग्लिश, आप इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन दीजिए, नो प्रॉब्लम। इट्स ऑल अबाउट व्हाट नॉलेज यू हैव, नॉट इन विच लैंग्वेज यू आर गोइंग टू टेल, ठीक है? फाइन। इसके बाद ये सारे उसका रेशियो है। अगेन वन मोर आई टेल यू, एम एम 5 का कुछ नहीं होता है, यूजुअली M7.5, M10, इसको थोड़ा याद रखना। आई थिंक आई कवर्ड इट एंड आई विल एक्सप्लेन। या ये जो आपका M7.5 और M10 और M5, लेट अस से दिस आर M15, ये यहाँ तक हम इसको PCC वाले काम में यूज करेंगे। जैसे M5, M7.5,
और M10 और M15 में यूजुअली इसको हम PCC वाले प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जहाँ पे ज्यादा लोड नहीं आ रहे, सिर्फ आपको कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस सब बनाना है, वहां पे हम इसको यूज करेंगे। एक्चुअल कंक्रीट जो आपका स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, लाइक फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब, स्टेयरकेस, ये सारे चीज आपके स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, इसमें आपको मिनिमम M20 तक यूज करना ही करना है, विच इज रिटन इन IS 456। ठीक है, सो फ्रॉम M20 वी आर गोइंग टू यूज इट फॉर अ स्ट्रक्चर एलिमेंट। ओके, एंड यूजुअली M20 तक ही हमारा नॉमिनल मिक्स होता है, ये एक्चुअली सारे जगह पे लिखा जाता है, पर प्रैक्टिकली वी डोंट यूज M25। M25 हम यूजुअली डिजाइन मिक्स ही करेंगे। ठीक है, M20 तक आपका नॉमिनल मिक्स होता है। उसके बाद जो M25, 30, 34 सब आपका डिजाइन मिक्स होता है, जो हम मिक्स डिजाइन IS 10262 2019 कोड बुक को यूज करके हम मिक्स डिजाइन करेंगे, इतना याद रखना। अब वो रेशियो पूछेगा तो रेशियो को याद रखना है। तो आपका M7.5 1:4:8 होता है, या 1:4:8 होता है। M10 आपका 1:3:6 होता है। M15 आपका 1:2:4 होता है। और M20 आपका 1:1.5:3 होता है। इतना ही, M25 का मत बताइए कि 1:, ये नहीं होता है, सारे जगह पे लिखा जाता है, बट दिस इज नॉट व्हाट वी प्रैक्टिस, क्योंकि M25 विल गो विद डिजाइन मिक्स ओनली। डिजाइन मिक्स हमें पता नहीं होता रेशियो, वो डिपेंड करेगा आप मटेरियल कहाँ से ला रहे हो, पानी का क्या pH है, पानी का क्वालिटी क्या है, वर्केबिलिटी आपको कितना रखना है, आपका कंडीशन क्या है, बेस्ड ऑन दैट विल डिजाइन, सो इट विल चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये भी आपको बोलना है इंटरव्यू में। ठीक है, फाइन। और कुछ नहीं चाहिए, काफी है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो पूछेंगे कवर क्यों प्रोवाइड करने हैं? तो कवर इसलिए प्रोवाइड करना है क्योंकि वो हमारा जो भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है वो करोजन से बचाता है। सेकेंड, जो हमारा रीबार और कंक्रीट के बीच में एक अच्छा सा बॉन्ड बना रहेगा, दैट इज अ सेकेंड रीजन। स्पेशली इन केस ऑफ कॉलम, वो फायर रेजिस्टेंस में हेल्प करेगा। ठीक है, दैट इज वाई हम कवर को प्रोवाइड करेंगे। वो पूछेगा तो फुटिंग में कितना देंगे? 50 mm देंगे, कॉलम में 40 mm देंगे, बीम में 25 देंगे, स्लैब में 20 देंगे, स्टेयर केस में 15 से 20 आप दे सकते हो। शेयर वॉल एंड ऑल यू कैन प्रोवाइड 40 50 का आप प्रोवाइड कर सकते हो शेयर वॉल में। ठीक है, तो इतना याद रखोगे तो काफी है, फाइन। नेक्स्ट वन मोर, ऑफ कोर्स वो पूछेंगे ना, इतना काफी है। ठीक है, फाइन। एक क्वेश्चन दे में आस्क, ऑफ कोर्स दे विल नॉट आस्क एंड दे मे नॉट बी नोइंग, बट आई विल टेल यू फॉर यू। कॉलम में यूजुअली कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉलम में क्या होगा, जब भी आपको बिल्डिंग, इफ इट कैचेस फायर, अगर कॉलम आपका बिकॉज ऑफ फायर, इफ इट इज लेट्स से व्हाट यू कॉल, बिकॉज ऑफ फायर अगर वहां पे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपका कॉलम अगर गिरेगा, ऊपर का बीम स्लैब सब कुछ गिरेगा। देखो, अगर एक बीम गिरेगा बिल्डिंग में कुछ नहीं होगा, पर एक कॉलम गिरेगा तो पूरा उसके साथ जो कनेक्टेड है बीम और स्लैब, तो बिल्डिंग विल हैव अ कोलैप्स। सो दैट इज व्हाई column is very important element for us. That is why we go with this strong column weak beam का concept. Second thing is that आपका जो column है ना, स्पेशली इन केस ऑफ कॉलम, आपका कवर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज अनदर रीजन। ठीक है, फाइन। इसके बाद, फाइन, हाँ, नेक्स्ट डे लास्ट, क्योंकि मेरे को नॉमिनल मिक्स और डिजाइन मिक्स का डिफरेंस बता दीजिए। तो देन यू शुड टेल के नॉमिनल मिक्स मतलब नॉर्मल अप टू M20 और नॉमिनल मिक्स 25, 30, 40, ये सारे मेरा डिजाइन मिक्स होता है। फिर नॉमिनल मिक्स में क्या होता है कि वहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग होता है, वॉल्यूम के हिसाब से हम करेंगे। मेरा डिजाइन मिक्स में वी गो विद वे बैचिंग, ऑलवेज अ वे बैचिंग इज बेटर देन द वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग। एंड इसके बाद आपको तीसरा एक और चीज बोलना कि वॉल्यूमेट्रिक बैचिंग में, या लेट्स से नॉमिनल मिक्स में, हम हर एक मटेरियल का वहाँ पे ज्यादा टेस्टिंग नहीं किया जाता है, जो भी लोकल अवेलेबल है उसी से हम वहाँ पे काम कराएंगे। डिजाइन मिक्स में हमें, वी शुड अंडरस्टैंड कि सोर्स ऑफ मटेरियल कहाँ पे, हर एक मटेरियल के ऊपर हम टेस्टिंग करेंगे, सिव एनालिसिस का टेस्टिंग करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन का भी टेस्टिंग करेंगे, एंड फिर उसका डिजाइन मिक्स होता है। तो नॉमिनल मिक्स का जो रेशियो फिक्स्ड होता है, जैसे M15 का मतलब 1:1:2, आप कर्नाटका में करिए, आप दिल्ली में करिए, जम्मू में करिए, M15 का 1:2:4 होता है। आप कर्नाटका में करिए, दिल्ली में करिए, जम्मू में करिए, सेम ही रहेगा। But whereas if it is a design mix, then we don't have any fixed ratio. डिपेंड कर, अगर आप जम्मू में करो तो वहां पे क्या कोर्स एग्रीगेट है, वहां पे क्या फाइन एग्रीगेट है, बेस्ड ऑन दैट हमारा एक रेशियो आएगा। अगर मैं बैंगलोर में कर रहा हूँ तो यहाँ पे अलग से रेशियो आएगा। सेम M25 के लिए अलग अलग रेशियो आ सकते हैं, बिकॉज मटेरियल का सोर्स, मटेरियल का क्वालिटी, मटेरियल का वाटर एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट। दैट इज हाउ इट, इतना बता दिया ना तो काफी है। ठीक है, फाइन। इसके बाद क्यूरिंग। सो व्हाट दे आस्क, व्हाट इज क्यूरिंग? तो क्यूरिंग मतलब इट्स द प्रोसेस ऑफ स्प्रिंकलिंग वाटर आर्टिफिशियली ओवर द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, इज कॉल्ड एज क्यूरिंग। वो पूछ सकते हैं कि क्यूरिंग क्या है। अगर हम आर्टिफिशियली पानी को सप्लाई करेंगे कंक्रीट सरफेस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज अ क्यूरिंग। वो पूछेगा क्यूरिंग क्यों करना है? एक्चुअली क्यूरिंग की जरूरत नहीं है, पर जब हम कंक्रीट को रेडी करेंगे उसके अंदर पानी रहेगा, तो पानी थोड़े टाइम के बाद इट इज रिक्वायर फ्रॉम हाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पर बिकॉज ऑफ द सनलाइट
व्हाट विल हैपन, जो पानी कंक्रीट के अंदर है वो इवापोरेट हो जाएगा। वो अगर वो इवापोरेशन को बचाना है तो हमें आर्टिफिशियली बाहर से पानी प्रोवाइड करना है, सो दैट ड्यू टू द इवापोरेशन और ड्यू टू द सनलाइट अगर पानी इवापोरेट भी होगा, जो कंक्रीट के बाहर सरफेस है वो वाला पानी इवापोरेट होगा, ना कि जो कंक्रीट के अंदर वाला पानी है विच वी आर प्रोवाइडेड फ्रॉम हाइड्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ऑफ कोर्स इस लेवल का एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, आप बस इतना बताना कि क्यूरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल वाटर ओवर द कॉन्क्रीट सरफेस, इतना आप बताना। बाकी फंक्शन क्या है, to prevent the loss of water in the concrete from the evaporation, to supplement water consumed in the hydration of the cement, that's it, इतना बताना और काफी है। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरिंग पूछ सकते हैं, पर इस लेवल का आंसर आपको देने की जरूरत नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूरिंग में आपका वाटर क्यूरिंग होता है विच वी यूजुअली यूज। इसके बाद आप मेम्ब्रेन क्यूरिंग, ऑफ कोर्स बहुत ही कम जगह पे मेम्ब्रेन क्यूरिंग होता है। फिर होता है एप्लीकेशन ऑफ हीट के वजह से आप क्यूरिंग कर सकते हो। फिर अगेन वाटर क्यूरिंग में आपका डायरेक्ट एप्लीकेशन वेट कवरिंग होता है। डायरेक्ट एप्लीकेशन मतलब जैसे अगर प्लास्टरिंग कर रहे हो, तो प्लास्टरिंग में क्या होगा, डायरेक्टली आप पानी इससे से स्प्रिंकल करोगे, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट एप्लीकेशन। इसके बाद आता है वेट कवरिंग। वेट कवरिंग मतलब अगर आपने कॉलम किया तो कॉलम को हम इससे गन्नी बैग से उसको हम रोल करेंगे, स्लैब के ऊपर हम बंड जैसे बनाएंगे। सो ये सारा आपके वेट कवरिंग होता है। सो यू कैन गिव अ एक्सप्लेनेशन लाइक दिस, इतना काफी है, इसके अलावा और नहीं चाहिए, बस उनको समझाना है कि आपको आता है सारी चीज। फाइन, ओके, और बाकी ये सब नहीं चाहिए, छोड़ दो। दिस इज हाउ इट इज कॉल्ड इमर्शन, जो आप कॉलेज के टाइम में आपने ट्यूब टेस्टिंग का जो किया था, ये सारे आपके इमर्शन होते हैं इन दैट वे। बाकी स्प्रिंकलिंग आप यूजुअली प्लास्टरिंग सरफेस के लिए करोगे, और ये सारे आपका पॉन्डिंग होते हैं स्लैब में, क्वालिटी से पॉन्डिंग मेथड, ठीक है। फाइन, बाकी ये सब नहीं चाहिए, ये सारे वाटर क्यूरिंग ही है। हाँ, नेक्स्ट वो पूछेंगे व्हाट आर एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स क्या होते हैं? सो एडमिक्सचर इज नथिंग बट, नॉर्मल कंक्रीट में क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट पानी ऐड करो आपका कंक्रीट बनेगा। कुछ जगह पे आपको कंक्रीट का प्रॉपर्टी को चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल, स्पोर्ट्स डे, आप कॉलेज में स्पोर्ट्स खेलते हो, नॉर्मल डे में आप सिर्फ पानी पी लो आपका काम हो जाएगा, स्पोर्ट्स डे में आपको बहुत एनर्जी चाहिए, तो आपका प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा। आप रसना पीते हो, आप स्टिंग पीते हो, आप रेडबुल पीते हो। इन द सेम वे एडमिक्सचर भी क्या करेगा, अगर कोई भी कंक्रीट का प्रॉपर्टी को चेंज करना है, प्रॉपर्टी कैन बी लेट्स से उसको फास्ट सेटिंग कराना है, या उसको लेट सेटिंग कराना है, या उसका वर्केबिलिटी को इंप्रूव कराना है, तो हम एक अलग से एक मटेरियल को ऐड करेंगे विच इज कॉल्ड एज एडमिक्सचर। सो यू शुड टेल दैट admixtures are the substances which are added in the concrete to modify the property of the concrete as per the requirement। अगर आप रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, स्पोर्ट्स डे में 100 मीटर का है, सबसे तेज आपको भागना है, लेट्स से 100 मीटर से कुछ नहीं होगा, लेट्स से आप एक रिले में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप थक जाते हो, पानी पीने से कुछ नहीं होगा, तो आप रसना पियोगे ना, तो आपके अपने प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करोगे। सेम इज विद द कॉन्क्रीट ओनली, वी यूज एडमिक्सचर। ठीक है, इतना बताना काफी है। ओके, फाइन। अब वो पूछेगा एडमिक्सचर में अलग अलग टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स क्या है, वो हम समझेंगे। अलग अलग टाइप क्या है? हाँ, ओके। अलग अलग टाइप कहाँ पे लिखा है? नहीं लिखा है क्या? अलग अलग टाइप का लिखा था हमने, क्योंकि एडमिक्सचर में क्या है ना, आपका मिनरल एडमिक्सचर अलग होते हैं, और आपका एक मिनरल एडमिक्सचर है, एक और केमिकल एडमिक्सचर है। या, सो इन एडमिक्सचर्स वी हैव टू टाइप्स ऑफ एडमिक्सचर्स, वन इज मिनरल एडमिक्सचर, सेकंड इज योर केमिकल एडमिक्सचर। मिनरल एडमिक्सचर्स मतलब आपके जो फ्लाई ऐश है, जीजीबीएस है, मेटाकाओलिन है, ये सारे आपके मिनरल एडमिक्सचर्स है। फिर आते हैं आपके केमिकल एडमिक्सचर्स। केमिकल एडमिक्सचर्स आर लाइक योर प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, एक्सिलरेटर्स, रिटार्डर्स, वाटर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ये सारे आपके केमिकल एडमिक्सचर्स है। ठीक है, सेम थिंग आई रिटर्न इट हियर, वाटर रिड्यूसर्स, ये सारे आपके अलग अलग एडमिक्सचर्स है जो आपने कॉलेज के कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट्स में पढ़ा था। जस्ट गो थ्रू दैट, ओके। इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा ऊपर वाला सीख लीजिए, काफी है। फाइन, बाकी ये सब नहीं चाहिए, ये सब अपने कोर्स में मैंने कवर किया है, बट उस लेवल का एक्सप्लेनेशन ऑन यूट्यूब इज नॉट नीडेड, क्योंकि वो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन होता है, दैट इज आई एम नॉट टेलिंग। ठीक है, फाइन। हाँ, वो पूछ सकते हैं कि सेग्रीगेशन क्या है। तो आपको बोलना है कि जब भी हम कंक्रीट का प्लेसिंग करेंगे, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कॉलम एंड ऑल, आपका जो हाइट ऑफ फॉल होता है, अगर मेरा फुटिंग इधर है, तो यहाँ से अगर मैं कंक्रीटिंग करूंगा, ये जो हाइट है ना इधर से 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वन पॉइंट ये वाला हाइट, इधर से इधर जो हाइट है 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1.5 मीटर से होगा तो वहां पे सेग्रीगेशन होगा। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन ऑफ योर core segregate from the separation of your core segregate from the entire mixture is called as a segregation, you can call। यहाँ पे रखा है segregation of concrete can be defined as separation from mortar resulting in a non uniform distribution। मतलब आप इसे बता दो, अगर core segregate, अगर lighter particles if they are moving away from the heavier particles we can call it as a segregation। ये तभी होता है जब हम
फ्री फॉल ऑफ आवर कंक्रीट अगर 1.5 मीटर से ज्यादा है तब सेग्रीगेशन होता है। तो सेग्रीगेशन होने का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका डर क्या है कि इस तरह से हनीकोमिंग्स आते हैं। तो सेग्रीगेशन का रीजन है कि हनीकोम्स आते हैं आपके स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में। तो जो सीमेंट का पेस्ट है ये एक तरफ इधर से भाग के चला गया, इसमें सिर्फ आपके कंक्रीट सिर्फ आपके एग्रीगेट्स दिख रहे हैं, क्योंकि देयर इज अ सेपरेशन ऑफ योर लाइटर पार्टिकल्स विद द हेवियर पार्टिकल्स। ठीक है, दैट्स इट, फाइन। तो ये वाला हो गया। नेक्स्ट दे विल आस्क यू व्हाट इज ब्लीडिंग। सो ब्लीडिंग इज नथिंग बट जब भी हम कंक्रीट में ज्यादा पानी ऐड करेंगे, आफ्टर सम टाइम जो पानी है वो ऊपर की तरफ दिखेगा आपको, इस तरह से देखो, ये सारे आपको ऊपर की तरफ दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ ब्लीडिंग। सो इन अदर वे ब्लीडिंग इज ऑल्सो नोन एज अ वाटर गेन। ओके, इतना बोलना है आपको, बस इतना काफी है और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज कन्वर्शन। वो पूछेंगे आपसे 1 इंच मतलब कितना है। ओके, ये सारी चीज याद, सब कुछ याद रखने की जरूरत है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, इतना याद है काफी है। 1 इंच मतलब 25.4 होता है, आप 25 mm बता दीजिए, 0.4 की जरूरत नहीं है, अगर याद रख सकते तो बता दीजिए, नहीं तो यू कैन टेल 1 इंच इज 25 mm, वन ऑप्शन। सेकेंड, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, हाँ इसको याद रखना, 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर। कभी भी से सेंटीमीटर में आप एक एक पॉइंट आप पीछे आ जाइए बस। ठीक है, 1 इंच मतलब 25 mm होता है, और 1 इंच मतलब 2.54 सेंटीमीटर होता है बस, और बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 mm होता है, ये याद रखना। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 मीटर मतलब 1000 mm होता है। देखो कभी भी सेंटीमीटर से अगर में जाना है तो एक जीरो ऐड करिए, और कुछ नहीं। ओके, दैट्स हाउ इट इज। फिर इसके बाद 1 मीटर इज 3.28 फीट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मीटर मतलब 3.28 फीट होता है। बाकी 1 फीट मतलब 12 इंच होता है, ये भी याद रखना है। एंड आपको ये भी याद रखना है 1 फीट मतलब 300 mm, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अगर कुछ भी नहीं आता पूरे कंस्ट्रक्शन साइट में आपका, अगर आपको इतना याद है कि 1 मीटर मतलब 3.28 फीट, 1 फीट मतलब 12 इंच, एंड 1 फीट मतलब 300 में, अगर इतना भी याद है आप कोई भी कन्वर्शन अपने साइड पे कर सकते हो, सिंपल। अगर आपके ड्राइंग में लिखा है कि 600 mm, तो 600 mm का मतलब है 2 फीट, क्योंकि 1 फीट अगर 300 mm है तो मेरा रिक्वायरमेंट है 600 mm, तो 600 mm मतलब 2 फीट हो जाएगा। अगर आपके ड्राइंग में लिखा है कि 24 इंचेस, तो फीट में कितना होगा, 1 फीट आपका 12 इंच होता है, तो अगर 24 इंचेस है तो 2 फीट हो जाएगा। अगर 24 इंचेस को मुझे में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते, 24 इंचेस मतलब क्या होगा, 2 फीट। और मुझे पता है कि 1 फीट मतलब 300 mm, तो 2 फीट मतलब 600 mm। समझ में आ रहा है ना? बस ये तीन याद रखना, आप कोई भी कन्वर्शन अपने साइड पे कर सकते हो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कन्वर्शन इज 1 स्क्वायर मीटर 10.76 स्क्वायर फीट होता है। ओके, मतलब 1 मीटर आपका 1 मीटर इज सॉरी 1 मीटर इज 3.28 फीट, तो 1 स्क्वायर मीटर इज 3.28 इंटू 3.28 विच इज 10.76। सो 1 स्क्वायर मीटर इज 10.76 स्क्वायर फीट होता है, रिमेंबर दिस। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज 1 क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर मतलब 35.31 CFT। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप क्वांटिटी एस्टिमेशन करोगे, आप सैंड का क्वांटिटी या एग्रीगेट क्वांटिटी आप क्यूबिक मीटर में निकालोगे। आप क्यूबिक मीटर में कुछ लोगों को पता नहीं चलेगा, वो बोलेगा क्यूबिक फीट में बताओ, तो जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 35.31 करिए, तो आपका CFT में निकल के आ जाएगा। ओके, एंड 1 CFT इज इक्वल टू 0.0283 क्यूबिक मीटर। मान लो आप CFT में आंसर निकाल दिया, किसने पूछा यार, ने मेरे को ना क्यूबिक मीटर में बता दो, ठीक है, जो आंसर निकालोगे उसको मल्टीप्लाई बाय 0.0283 निकालो तो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज 1 kg। 1 kg मतलब 1000 ग्राम होगा, या 1 kg, या हाँ, या 1 kg 1000 ग्राम, दिस इज वेरी सिंपल, ये वाला याद रखना। 1 टन, 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। तो पूछेगा कि टन, टन से केजी का कन्वर्शन कैसे करोगे। अगर 1 टन है इसका मतलब ये 1000 kg का है, एंड अगर 1 क्विंटल है तो ऑफ कोर्स क्विंटल पूछा नहीं जाता है, टन ही पूछा जाता है। इतना याद रखना और कुछ नहीं। इट विल कम थ्रू प्रैक्टिस, डोंट थिंक कि सर याद नहीं हो, याद किसी को नहीं होता है। लिख के रखोगे, रोज देखोगे तभी याद रहेगा। ठीक है, फाइन। या इतना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद बाकी आपको पता है कि हम रीबार को यूज क्यों करेंगे अपने आरसीसी में, बिकॉज जो स्टील का जो एक्सपांशन है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन, और कंक्रीट का जो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन लगभग सेम ही है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन वी यूज स्टील एंड आरसीसी एज अ स्टील एंड कंक्रीट एज अ कॉम्बिनेशन। दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड क्या है, अपना स्टील कंप्रेशन और टेंशन में स्ट्रांग होता है, कंक्रीट सिर्फ कंप्रेशन में स्ट्रांग है, तो इसी का कॉम्बिनेशन को हम बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज आरसीसी। दिस इज सेकंड ऑप्शन। और थर्ड क्या है, इसका जो आपका स्टील है उसमें जो रिप्स होते हैं वो आपके कंक्रीट के साथ अच्छा से एक बॉन्ड बना के रखेगा। दैट इज वाई हम क्या करेंगे, अपने रीबार को यूज करेंगे अपने कंक्रीट में। अगर आप 2-3 पॉइंट भी बता दोगे इंटर में, वो काफी है। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट,
या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछेगा अलग अलग ग्रेड्स ऑफ रीबार बता दो। मतलब अभी तक हमने कंक्रीट का ग्रेड देखा, स्टील का भी अलग अलग, स्टील मतलब रीबार, रीबार मतलब रीइंफोर्समेंट बार। तो कभी भी याद रखना, एक जो रीबार आता है आपके मार्केट में, वो एक्चुअली 12 मीटर का आता है, नहीं तो 40 फीट। आजकल आपको उससे ज्यादा भी मिल जाएगा, क्योंकि पुराने जमाने में बड़े बड़े हमारे पास ट्रेलर्स अवेलेबल नहीं थे। सो द लेंथ ऑफ द ट्रेलर वाज ऑलमोस्ट लाइक लेट्स से 12 मीटर, नॉट 6 मीटर। तो 6 मीटर का बार को हम घुमा के इस तरह से रखते थे। पर आजकल आपको बहुत बड़े बड़े गाड़ी मिल जाते हैं, आपको जितना लेंथ का चाहिए यू कैन डू दैट, बट उसको हैंडलिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो दैट इज वाई यू कैन से 12 मीटर या 40 फीट इज ओके, फाइन। डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ रीबार क्या है? फर्स्ट स्टार्ट विथ FE 250, फिर FE 415, FE 500, FE 550, FE 600। फिर FE 250 is not available in the market. FE 415 is also not available in the market. Both of them are mild steel आपका। पर जो भी मार्केट में अवेलेबल है दैट इज FE 500, 550 एंड 600। सो इतना अगर आप बता दोगे तो काफी है। पूछेगा 500 क्या है? 500 उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। 500, 550 और 600 उसका यील्ड स्ट्रेंथ। जैसे कंक्रीट का 20, 25 उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे होता है, इन द सेम वे 500, 556 है उसका यील्ड स्ट्रेंथ होता है। इतना आपको बोलना है। फिर कुछ इंटरव्यू आपसे पूछेंगे कि उसका डी का मतलब क्या होता है। डी का मतलब है डक्टाइल। जो अगर मैं कोई बिल्डिंग अर्थक्वेक रेजिस्टेंट जोन में बना रहा हूँ, तो मेरा जो बिल्डिंग है इट शुड बी डक्टाइल इन नेचर, दे शुड नॉट बी सडन कोलैप्स। सो इन दैट केस व्हाट आई डू इज आई गो विद द डी वाला जॉब, डी वाला बार। मतलब इस बार के ऊपर FE 500 तो लिखा रहेगा, आगे डी लिखा रहेगा विच इज कॉल्ड एज डक्टाइल इन नेचर। इतना बोलना है। कुछ जगह पे SD लिखा रहेगा, SD मतलब सुपर डक्टाइल है। अगर डी लिखा होगा दैट इज फाइन। कुछ बिल्डिंग्स में कुछ इंजीनियर्स राइट HD एंड ऑल विच इज कॉल्ड एज सुपर डक्टाइल। इतना याद रखना है और कुछ नहीं है, फाइन। चलो, हाँ, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आपको अलग अलग डायमीटर ऑफ द बार बताओ। तो अगेन 6 mm का बार मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 8। अगेन जब आप बोलोगे ना, आपको ना एक ऑर्डर में बोलना है। नो, डोंट टेल लाइक सर 12, सर 20, फिर 8। ऐसा नहीं बोलना है। स्टार्ट विथ 8। 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 36, 40 इज नॉट अवेलेबल। बस इतना काफी। 40 is available but will not use it. 28 is also not available. Some places people have started using 28 diameter का बार। ओके, तो याद रखना 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32 एंड 36, 40 also you can tell. Okay, that is how it is. Fine. 28 is not available, but कुछ projects में if you require 28 they'll do the manufacturing of 28 and give। and 14 diameter का बार इंडिया में available नहीं है। बाहर वाले countries में they are using a 14 diameter का बार and all। next very important, उसका एरिया कैसे निकालोगे? सो पाई/4 इंटू डी स्क्वायर करना है। अगर 8 mm बार का मेरे को एरिया निकालना है, तो पाई/4 इंटू 8 स्क्वायर करो, विच इज 50 mm, लगभग 49 कुछ आता है, 50 मान के चलो। तो 10 का 78 आता है, 12 का 113 आता है, करेक्ट है ना? हाँ, 16 का 201 आता है, एंड फिर 20 का 314 आता है, फिर 25 का 489 आता है। ये याद रखना है। ऐसे तुरंत आप याद नहीं रख सकते हो, इट विल टेक टाइम। थ्रू प्रैक्टिस इट इज गोइंग टू कम, बट फॉर्मूला याद रखना। तो ताकि आप इंटरव्यू में उसका कैलकुलेशन करके बता सके। इफ यू डोंट रिमेंबर एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तो आपको पाई/4 इंटू डी स्क्वायर, अगर 16 का पूछेगा तो पाई/4 इंटू 16 स्क्वायर करिए, आंसर मिल जाएगा। कैलसी लेके जाना, यू कैन शो हिम कि सर 314 आने वाला, या 16 का 201 आएगा। फिर वेट फाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेट फाइंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो पूछेगा कि वेट कैसे फाइंड करोगे, तो आपको बोलना है कि सर एक फॉर्मूला है D²/162.5। ये हमारा आंसर निकल के आएगा kg/मीटर में। तो अगर मैं 8 mm सरिया का अगर 1 मीटर का बार अगर मैं कट करके लेके आऊंगा और उसको मैं वे करूंगा, तो 0.395 आता है शायद। लेट मी टेक, एक्चुअली आपको तीन डिजिट लिखना है वहां पे। D² ना, 8² डिवाइड बाई 162.5, या 3 आता है। ओके, 3 है, ठीक है, जस्ट राइट 3 है। क्योंकि आपको ये IS कोड में लिखा है 0.393। ये आपका IS कोड में लिखा है कि ये जो बार से आपके 3 3 डिजिट तक आपको लेना है। 0.393, 10 का 0.615, 12 का 0.88, इसके बाद ये सब 1.57, 2.46, 3.884। एटलीस्ट इतना तो याद रखना है आपको। 2 3 तो याद रख लीजिए। अगर याद नहीं आएगा नो प्रॉब्लम, इंटरव्यू में बताना कि फॉर्मूला D²/162.5 का है। और 16 का पूछेगा तो बताना सर मेरे को याद नहीं है, पर फॉर्मूला D²/162.5 है। तो अगर मैं 16² डिवाइड बाई 162.5 निकालूंगा, आंसर निकाल के दिखाना। बिकॉज इन इंटरव्यू आप कितना क्विक हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको एग्जैक्टली क्या पता है दैट इज इंपॉर्टेंट। यू आर नॉट इन एनी कॉम्पिटिशन, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं, आप KBC नहीं खेल रहे हो कौन फर्स्ट बोलेगा, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। कितना पता है, कहाँ से पता है, उसका पीछे का क्या लॉजिक है, अगर वो पता है
यू आर सिलेक्टेड। अगर आपको याद नहीं है नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला याद रखना, d² / 162.5, कैलकुलेट करके बताना सर, कैलकुलेटर दीजिए या मोबाइल ओपन करो और 1.57 आंसर निकालो, सिंपल, फाइन। नेक्स्ट वन थिंग दे विल आस्क इज ऑफ कोर्स वन वे स्लैब और टू वे स्लैब का डिफरेंस बता दीजिए। अगेन आई टेल यू, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब का एक्सप्लेनेशन करने के लिए मेरे को 30 मिनट्स का चाहिए, तो यहाँ पे मैं 30 मिनट क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन उस लेवल का होता है, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग। ओके, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो आप यूट्यूब में देखते हो और कुछ जगह पे देखो वो एक्चुअली गलत एक्सप्लेनेशन होता है वन वे और टू वे स्लैब का। फिर भी मैं आपको एक बेसिक एक्सप्लेनेशन दूंगा। वन वे स्लैब में आपका जो वन वे नाम क्यों है, क्योंकि उसका बेंडिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। टू वे स्लैब का नाम क्यों टू वे, क्योंकि उसका जो बेंडिंग दोनों डायरेक्शन में होगा, शॉर्टर में भी होगा लॉन्गर में भी होगा, दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड एज टू वे स्लैब। वन वे स्लैब में बेंडिंग आपका एक ही डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इट्स कॉल्ड एज वन वे स्लैब। वन वे स्लैब में आपका बेंडिंग शॉर्टर में भी हो सकता है, लॉन्गर में भी हो सकता है। वन वे में आपका बेंडिंग शॉर्टर में भी हो सकता है, लॉन्गर में भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपने कैसे उसको सपोर्ट किया है। टू वे स्लैब में आपका बेंडिंग शॉर्टर में भी होगा, लॉन्गर में भी होगा, इतना बताना है आपको, इससे ज्यादा और कुछ बोलना नहीं है। मैं बोलूंगा अपने कोर्स में 30 मिनट्स में, पर इधर आपको इंटरव्यू में ज्यादा आपको होशियारी नहीं दिखाना है। आपको इतना ही बोलना कि उससे ज्यादा उसको भी पता नहीं, फिर वो बोलेगा ये क्या बोल रहा है, इतना नहीं बोलना। आप इतना बताना कि वन वे स्लैब मतलब बेंडिंग सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, और टू वे स्लैब मतलब बेंडिंग सिर्फ दोनों डायरेक्शन में होगा। फिर एक पॉइंट को ऐड करना, सी अगर Ly/Lx, एल वाई मतलब लॉन्गर स्पैन, Lx मतलब शॉर्टर स्पैन, अगर लॉन्गर स्पैन बाय शॉर्टर स्पैन का डिस्टेंस अगर ग्रेटर देन 2 होगा, तब ये आपका वन वे स्लैब होगा। अगर Ly/Lx का रेशियो इफ इट इज लेस और इक्वल टू 2 होगा, तो ये आपका टू वे स्लैब होगा। तो ये एक्चुअली इक्वल टू साइन आपको टू वे स्लैब में आता है, वन में नहीं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, Ly/Lx ग्रेटर और इक्वल टू 2 बोलते हैं, और एक्चुअली रॉन्ग है, उनको पता नहीं, वो गूगल से उठा लिया होगा। अगर आप कोड बुक रेफर करोगे, इट इज Ly/Lx ग्रेटर देन 2, इट इज वन वे स्लैब। Ly/Lx लेस और इक्वल टू 2, देन इट इज कॉल्ड एज अ टू वे स्लैब। बस इतना बोलना है और कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। एंड एक और जो है, एक जो एक्सप्लेनेशन होता है कि वन वे स्लैब सिर्फ दो सपोर्ट, वो गलत आंसर है। वन वे स्लैब दो सपोर्ट पे नहीं, चार सपोर्ट के ऊपर भी अगर सपोर्ट हो रहा है, तो Ly/Lx अगर ग्रेटर देन 2 होगा तो भी वो वन वे स्लैब ही है। सो अगेन आई नॉट गेट टू दैट लेवल ऑफ टीचिंग यू, इतना याद रखें। ये सब नहीं बोलना है कि दो सपोर्ट चार सपोर्ट, वो एक्चुअली गलत ही है, ठीक है, बस इतना बताना वो काफी है, ठीक है। चलो, या नेक्स्ट, व्हाई माइल्ड स्टील बार्स आर नॉट यूज दिस, दे मे और मे नॉट आस्क, बट आई टेल यू। आजकल देखो ये माइल्ड स्टील बार क्यों यूज नहीं करेंगे, माइल्ड स्टील बार इसलिए हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ना इसमें जो रिप्स एंड इसमें जो रिप्स होते हैं ना, तो वो वाला इसमें नहीं है, तो प्लेन बार है, तो इसमें जो कंक्रीट का साथ जो बॉन्ड है उसमें अच्छा सा नहीं बनेगा, दैट इज वाई हम माइल्ड स्टील के बार आजकल यूज नहीं करेंगे। इट्स रिटन हियर, माइल्ड स्टील बार्स डोंट हैव मच यील्ड स्ट्रेस व्हेन कंपेयर टू HYSD और TMT बार। ये सारे आपके HYSD और TMT बार होते हैं, ये आपके माइल्ड स्टील के बार है। तो इसमें जितना यील्ड स्ट्रेस आपको इसमें मिलेगा ना, ये आपको माइल्ड स्टील मतलब Fe250 आपका माइल्ड स्टील है, उसका स्ट्रेंथ ही 250 है, तो इसीलिए वी विल नॉट यूज दैट, दैट इज वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या आपको क्या बोलना पड़ेगा, ओके एक ही ऑप्शन, एक ही बता देना काफी है। सेकंड आपको बोलना है कि इसका जो सरफेस है वो बहुत प्लेन होता है, वेरस TMT और अपना TMT और HYSD में इसका रफ होता है सरफेस, तो इससे आपका बॉन्ड अच्छा बनेगा। अगर आप दो तीन पॉइंट बनाओगे बताओगे तो काफी है। सेकेंड पॉइंट इज, जो आपका माइल्ड स्टील का बार है, दैट इज नॉट रेजिस्टेंट टू करोजन, उसमें जंग खाने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू अवर TMT और HYSD बार। अगर आप ये दो तीन भी बता दोगे तो काफी है, ओके फाइन। इसके बाद ब्लैक कॉटन का नहीं चाहिए, ब्लैक कॉटन एंड ऑल नॉट रिक्वायर्ड, या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ये वाला फॉर्मूला याद रखें, वो पूछेंगे कि TMT का मतलब क्या है। TMT का मतलब है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। फिर आता है TMX, TMX एक्चुअली एक थर्मेक्स ट्रीटमेंट होता है, तो यू कैन कॉल इट इज अ TMX बार, थर्मो मैकेनिकली। TMT मतलब थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार होता है, TMX मतलब वो थर्मेक्स एक ट्रीटमेंट है, थ्रू दैट ट्रीटमेंट हम बार को प्रोवाइड किया जाता है। फिर TOR, टॉर बार का मतलब ट्विस्टेड और रीइंफोर्समेंट बार, तीनों एक ही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उसके मैन्युफैक्चरिंग में और कुछ नहीं। फिर AAC ब्लॉक का मतलब क्या है, ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट, AAC का मतलब है ये आपका ऑटोक्लेव एरेटेड कंक्रीट है, और CLC का मतलब है सेल्यूलर लाइट वेट कंक्रीट का ब्लॉक है, ठीक है। नेक्स्ट, दे लास्ट यू वन मोर क्वेश्चन, कि आप ना जब साइट इंजीनियर बनते हो तो आप क्या क्या टेस्टिंग करोगे आपके साइट पे, किस किस मटेरियल के ऊपर टेस्टिंग करोगे। सीमेंट के ऊपर मैंने टेस्ट समझा दिया आपको, वो इस तरह से अगर आपको कूल फील होना चाहिए, वो आपका जो सरफेस है वो अच्छा होना चाहिए, ओके वो सारे टेस्ट आपको बोलना है। सीमेंट के ऊपर किया जाता है, ब्रिक एंड ब्लॉक के ऊपर टेस्ट किया जाता है, स्टील के ऊपर टेस्ट किया जाता है, टाइल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है, और पानी के ऊपर टेस्ट किया जाता है, ठीक है। सीमेंट के ऊपर मैंने समझा दिया। ब्रिक एंड ब्लॉक में अगेन, ब्रिक में आपको फर्स्ट उसका डायमेंशन चेक करना होता है, और आप 1 मीटर के हाइट से उसको छोड़ोगे, सो दैट उसका उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होना चाहिए,
जैसे सेकंड टेस्ट, जब आप दो ब्रिक को लेके इससे से आप मारोगे, आपको एक मेटालिक साउंड आना चाहिए, दैट इज अनदर टेस्ट विच विल डू ऑन द ब्रिक। ब्लॉक में आप क्या करोगे, ब्लॉक में आप वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्टिंग करोगे, ब्लॉक का आप डायमेंशन नापोगे, ये सारे टेस्ट आप ब्लॉक के ऊपर करोगे। फिर स्टील, स्टील में आप बेंड और रीबेंड टेस्ट करोगे, स्टील का जो कार्बन परसेंटेज है वो भी आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा। ओके, ये सारे चीज आप टेस्टिंग स्टील के ऊपर करोगे। टाइल्स का भी आपको वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट करना पड़ेगा, फिर टाइल्स का आपको एडेसिव वाला एक टेस्टिंग करना पड़ेगा, एंड उसका डायमेंशन का टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। ये सारे टाइल्स के ऊपर टेस्टिंग करेंगे। पानी का हमें पीएच फाइंड करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ पीएच उसके कुछ और ऑर्गेनिक कंटेंट, इनऑर्गेनिक कंटेंट, सल्फेट कंटेंट, क्लोराइड कंटेंट का टेस्टिंग आपको करना पड़ेगा। तो इतना याद रखना तो काफी, बिकॉज वेन आर फ्रेशर डेफिनेट इससे ज्यादा वो उम्मीद भी नहीं करेगा। अगर आपको इतना भी पता है ना, काफी है। यू यू डोंट हैव एक्सपीरियंस एंड ऑल, इतना भी आप बता पाओगे तो काफी आपके इंटरव्यू में। डोंट एक्सपेक्ट कि इससे ज्यादा कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। फाइन, ये सब नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। ये सब है पीएच वैल्यू कितना रखना है एंड ऑल, बट अगेन विल नॉट गेट इनटू दैट। पीपीसी का मतलब है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। तो ओपीसी में जो स्ट्रेंथ आपका 7 दिन में मिलता है, पीपीसी में वो उसको 10 दिन में मिलेगा। पीपीसी में जो स्ट्रेंथ गेन है, इनिशियल स्ट्रेंथ गेन है, थोड़ा स्लो है कंपेयर टू ओपीसी, ठीक है। पीपीसी वहां पे यूज करते हैं, वहां वहां पे यूज कर सकते जहां पे आपको स्ट्रेंथ गेन की जरूरत बहुत जल्दी नहीं है, वहां पे यू कैन गो विथ पीपीसी टाइप ऑफ सीमेंट, ठीक है। फाइन, इसके बाद आप यही याद रखना कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट क्या है। फाइन एग्रीगेट मतलब वो एग्रीगेट है जो 4.75 mm स्यू से पास होता है, एंड कोर्स एग्रीगेट विच विल नॉट पास थ्रू 4.75 mm स्यू, इट इज कॉल्ड एज अ कोर्स एग्रीगेट। तो इतना थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट का डिफरेंस क्या है, ठीक है। फाइन, बाकी ये सब नहीं चाहिए। वर्केबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, स्लम टेस्ट के बारे में याद रखें कि स्लम टेस्ट क्या होता है। स्लम टेस्ट इज डन फॉर टू अंडरस्टैंड द वर्केबिलिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। तो आप याद रखना उसको आपने कॉलेज में किया था, सेम टेस्ट यू टू टेल, किस बार कितने बार आप टेम्परिंग करोगे, कैसे आप टेस्टिंग करोगे एंड ऑल, बस आप कॉलेज में आपने किया था वही बताना है, इंडस्ट्री में वैसे होते हैं, डोंट वरी, ठीक है। फाइन, फिर वो पूछ सकता है कि स्लम्प में अलग अलग टाइप क्या है, जैसे ट्रू स्लम्प मतलब क्या है, शेयर स्लम्प का मतलब क्या है, कोलाज स्लम्प का मतलब क्या है, जीरो स्लम्प का मतलब क्या है। हमें प्रैक्टिकली ये वाला स्लम्प चाहिए, ट्रू स्लम्प चाहिए, मतलब आपने अपने कोन को उठाया एंड यहाँ से थोड़ा सा वो नीचे चला गया, तो ये जितना नीचे चला जाएगा हमारा स्लम्प है। यूजुअली 100 mm, 120 mm, ये आपका स्लम्प आना चाहिए, ठीक है। शेयर स्लम्प का मतलब क्या है, शेयर मतलब एक साइड आपका कट हो जाएगा, जैसे आपने निकाल दिया, ये वाला पोर्शन आपका शेयर ऑफ हो गया। क्यों होता है, अगर आप प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करोगे, प्रॉपर आप टैंपिंग नहीं करोगे, अगर आपका पानी का कंटेंट थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इफ देर इज नो प्रॉपर मिक्सिंग, तो शेयर स्लम्प होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो इसीलिए आपको सही से टैंपिंग करना पड़ेगा एंड ऑल। इसी तरह से नेक्स्ट होता है कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प तभी होता है जब आप कुछ भी मिक्सिंग नहीं करोगे सही से, एंड बहुत अगर आप पानी डालोगे तो डेफिनेटली आपका कोलैप्स, जैसे आप उस कोन को उठाओगे, द फ्रस्ट्रम यू आर गोइंग टू लिफ्ट, पूरा आपका कोलैप्स हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड एज द कोलैप्स स्लम्प। नेक्स्ट आता है जीरो स्लम्प। जीरो स्लम्प मतलब आपने जैसे उठा दिया, देयर इज नो सेटलमेंट, नॉट नॉट सेटलमेंट, देयर इज नो डिविएशन और देयर इज नो डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज जीरो स्लम्प। क्यों होता है, क्योंकि इसमें वर्केबिलिटी है ही नहीं, इसमें आपने पानी ज्यादा डाला ही नहीं, तो जितना भी पानी डाला इट इज ओनली एब्जॉर्ब बाय द एग्रीगेट एंड ऑल, सो इसमें कोई स्लम्प नहीं है, दैट इज कॉल्ड जीरो स्लम्प। प्रैक्टिकली व्हाट वी वांट इज अ ट्रू स्लम्प। सो अगर मान लो एक 100 mm आना चाहिए, तो इतना 100 mm आपको दिखना चाहिए साइड पे। अगर 120 चाहिए तो 120 का स्लम्प आपको दिखना चाहिए अपने साइड पे, ठीक है। फाइन, इसके बाद दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, बाकी ये सब नहीं चाहिए, छोड़ दो। हाँ, एक और, जब भी आप इंटरव्यू में जाओगे ना, आप उस दिन का रेट देख के चले जाना। अगर सीमेंट है, सीमेंट आपको 400 410 रुपए में चल रहा है मार्केट में, वो रेट याद रख के चले जाना। आप गूगल में चेक करो, रेट मिल जाएगा। सैंड का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, वो रेट चेक करिए। कोर्स एग्रीगेट, जिस एरिया में आप इंटरव्यू के लिए जाइए उस एरिया का रेट चेक करके जाइए। फिर स्टील का रेट चेक करके जाइए, ब्रिक ब्लॉक वर्क का रेट चेक करके, टाइल्स का पर स्क्वायर 40 से 50 रुपए का आता है, और पेंट लीटर आपको 150 से 3,000 4,000 तक भी पेंट आपको मिल जाता है। अगर आप क्वांटिटी सर्वेइंग का जॉब में जा रहे हो, अगर आप साइट इंजीनियर का भी जॉब में जा रहे हो, सर बेसिक थिंग्स विच यू शुड बी नोइंग, रेट क्या चल रहे हैं मार्केट में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फाइन, इसके बाद ब्रिक का, ब्रिक का साइज याद रखने, मॉड्यूलर अगर ब्रिक है तो 190 बाय 90 बाय 90 का साइज होता है। अगर आप उसमें मोर्टार को ऐड करोगे, देन द ब्रिक बिकम्स 200 बाय 200, 200 बाय 100 बाय 100। सो इट इज कॉल्ड एज अ नॉमिनल ब्रिक्स। ये होता है आपका मॉड्यूलर ब्रिक। मॉड्यूलर ब्रिक आपका 190 बाय 90 बाय 90 का होता है। जैसे हम 10 10 mm का मोर्टार तीनों तरफ ऐड करेंगे, दैट विल बिकम अ नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक, ठीक है। फाइन, इतना याद रखना। और जो मोर्टार हम लगाए थे ब्रिक में, यूजुअली 10 mm का मोर्टार होता है, इतना याद रखना काफी है, ठीक है।
नेक्स्ट, बॉन्ड इज नॉट एक्चुअली रिक्वायर्ड। ये आपका अलग अलग बॉन्ड होते हैं। एक होता है आपका फ्लेमिश बॉन्ड, फर्स्ट होता है आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। ब्रिक में आपका स्ट्रेचर है और ये आपका हेडर है। तो अगर आप पूरा स्ट्रेचर रखते जाओगे तो आपका स्ट्रेचर बॉन्ड बनेगा। फिर आपका इंग्लिश बॉन्ड बनेगा। इंग्लिश बॉन्ड में क्या होगा, आप नीचे का पूरा स्ट्रेचर रखोगे, ऊपर सिर्फ आपका व्हाट व्हाट यू कॉल दिस, हेडर, या दिस इज स्ट्रेचर, दिस इज हेडर। फिर अगेन पूरा आपका स्ट्रेचर दिखेगा, फिर हेडर दिखेगा। फ्लेमिश बॉन्ड में आप इस तरह से बनाओगे, दैट इज स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर, स्ट्रेचर हेडर का बनाओगे, ठीक है। फाइन। इसके बाद क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रिक वही है, मैंने दो तीन टेस्ट आपको बता दिया। 1 मीटर के हाइट से आपको ड्रॉप करना है। अगर वो ब्रिक आपका टूटेगा नहीं, दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड ब्रिक। अगर आप दो ब्रिक को इस तरह से मारोगे, अगर उसमें एक ठन का एक साउंड आएगा, मेटालिक साउंड इस तरह से आएगा, इट इज अ वेरी गुड ब्रिक। एंड आपको पूरा शेप आपको देखना पड़ेगा ब्रिक का, चारों तरफ अगर शार्प शेप है, उसमें कुछ डिविएशन नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ वेरी गुड ब्रिक। सो ये सारे मिनिमम टेस्ट आपको याद रखना चाहिए जब भी आपके साइट पे ब्रिक आता है। ओके, फाइन। इसके बाद इसमें आपका वाटर एब्जॉर्प्शन का भी टेस्ट आपको देखना करना होगा। आप इस तरह से ब्रिक का पीस ले लो और पानी में इसको डाल के रखो 24 आवर्स में। एंड 24 आवर्स के बाद आपको इसका वेट चेक करना पड़ेगा। अगर वो 20% से ज्यादा वेट आ रहा है, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है पानी, वो आपका फर्स्ट क्लास का ब्रिक है। और 22% से ज्यादा नहीं कर रहा है, देन इट इज अ सेकेंड क्लास ब्रिक। तो इस तरह से इसका हम क्या करेंगे, ब्रिक का टेस्टिंग करेंगे। दिस ऑल्सो यू शुड रिमेम्बर। बाकी और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, फिर इसके बाद लोड ट्रांसफर कैसे होते हैं कोई भी स्ट्रक्चर में। स्लैब का लोड बीम के ऊपर जाएगा, बीम का लोड कॉलम के ऊपर जाएगा, कॉलम फिर ट्रांसफर करेगा फुटिंग, एंड फुटिंग के बाद सॉइल के ऊपर जाएगा, सॉइल उसको रेसिस्ट करेगा। ये आपका पूरा रिएक्शन है ऊपर से नीचे का आपका, सॉरी, ये पूरा आपका एक्शन है और नीचे का आपका रिएक्शन है, ठीक है, याद रखना। और हर एक का फ्लोर का जो लोड है, जैसे अगर मैं सेकंड फ्लोर में हूँ, सेकंड फ्लोर का लोड सिर्फ उस बीम के ऊपर जाएगा, एंड बीम उस लोड को कॉलम के ऊपर ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सो कॉलम कॉलम का जो लोड है ऊपर से नीचे तक आएगा, पर फ्लोर का उसी उसी फ्लोर का लोड आएगा। समझ में आ रहा है ना। सो दैट इज हाउ इट इज। इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज, कोड बुक तो एटलीस्ट याद रख कि आपको जाना ही जाना है। एटलीस्ट इतना बहुत सारे कोड बुक है, सारे आप याद नहीं रख सकते, सारे मैं भी याद नहीं रख सकता हूँ, सारे कोई भी याद नहीं रख सकता, सारे जरूरत भी नहीं है। एटलीस्ट IS 456 2000 आपका प्लेन एंड रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का कोड बुक है। IS 800 2007 आपका स्टील स्ट्रक्चर, स्टील का कोड बुक है। ये दो कोड बुक आपको याद रखना है। तीसरा कोड बुक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका IS 10262। कहाँ पे लिखा है मैंने, नहीं लिखा ना। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई राइट इट हियर। ओके, ये सब नहीं चाहिए, ये सब चाहिए पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट वाला कोड बुक बता दूंगा। ओके, दैट इज IS 10262। देखो, आई कैन रिमेम्बर बिकॉज मैं 8 9 साल से ये चीज पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे याद रखे। आई कैन रिमेम्बर। अगर आप रात के 12 बजे भी उठाओगे, बोलोगे सर बता दो, मैं बता दूंगा। आपसे नहीं हो पाएगा अगर आप फ्रेशर हो, डोंट वरी, टाइम लगेगा, प्रैक्टिस करो, आ जाएगा, ठीक है। 2019, हाँ करेक्ट ही है। तो ये आपका मिक्स डिजाइन है, कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन। दिस कोड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपको एक और कोड वेरी इंपॉर्टेंट है, IS 1200। ये आपका मोड ऑफ मेजरमेंट होता है, मोड ऑफ मेजरमेंट्स, मोड ऑफ मेजरमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कोड बुक। अगर आप साइट इंजीनियर हो, बिल्डिंग इंजीनियर या QS इंजीनियर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है, राइट इट हियर। ओके, हाँ। तो IS 456 2000, IS 800, वो लिखा नहीं, मैं बता रहा हूँ, IS 800 2007 फॉर स्टील डिजाइन, IS 10262 2019 फॉर कॉन्क्रीट मिक्स डिजाइन, IS 1200 फॉर मोड ऑफ मेजरमेंट। फिर इसके बाद बाकी भी कोड बुक है बट दे विल नॉट आस्क यू, बट एटलीस्ट इसको इन दोनों को याद रखना, बाकी कोई नहीं चाहिए, छोड़ दो। बाकी ये सब नहीं चाहिए, आई डिलीट ऑल दिस थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड। ये सारे चीज आपके लिए नहीं है, नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, और ये भी नहीं चाहिए, छोड़ दो, नहीं चाहिए। हाँ, ये वाला नहीं चाहिए, ये दो चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद वो पूछेगा डेड लोड और लाइव लोड, ऑफकोर्स नहीं पूछेगा, फिर भी मैं बता रहा हूँ। डेड लोड और लाइव लोड के लिए क्या कोड बुक चाहिए, IS 875 पार्ट 1 डेड लोड के लिए है, IS 875 पार्ट 2 लाइव लोड। अगेन, साइट इंजीनियर वाले जॉब के लिए वो जरूरत नहीं है, पर तुम स्ट्रक्चरल इंजीनियर जॉब के लिए जाओगे तो डेफिनेटली वो पूछेगा ये सर। तो स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए IS 1200 की जरूरत नहीं है। देखो, इट्स ऑल लाइक क्या ना, डिपेंड करेगा किस इंटरव्यू के लिए आप अप्लाई करोगे। तो इसीलिए कोड बुक बहुत कुछ है, पर जिस जॉब के लिए जाओगे वही वाला कोड बुक पूछेगा। कल तुम स्ट्रक्चर इंजीनियर वाला जॉब में जाओगे तो स्ट्रक्चर इंजीनियर को IS 1200 का ABCD भी पता होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज मोड ऑफ मेजरमेंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ QS एंड अ बिलिंग इंजीनियर, नॉट फॉर अ स्ट्रक्चर इंजीनियर। फॉर अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, IS 875 पार्ट 1 पार्ट 2 is very important. For a billing engineer, for a QS engineer, IS 875 पार्ट 1 is not at all required in their life.
ठीक है, तो दैट इज वाई डोंट लोड योरसेल्फ विथ ऑल काइंड ऑफ कोड बुक, इन नेवर यूज सच काइंड ऑफ कोड बुक्स इन योर लाइफ। फिर बट बेसिक इज दैट आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, IS 456 2000 is very important. One thing, IS 10262 2009 is very important. Even if you're a structure engineer, so it's okay. At least mixed design का थोड़ा तो नॉलेज होना चाहिए। बाकी बस थोड़ा थोड़ा याद रखना, पर ये सब नहीं चाहिए। I'll delete, मतलब आई शुड नॉट, यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। ये कुछ भी याद रखना, ऑल दिस थिंग्स नॉट रिक्वायर्ड, छोड़ दो। ठीक है, इतना याद रखना और कुछ नहीं है। फाइन, या नेक्स्ट। हाँ, हाँ, नेक्स्ट, दे में आस्क यू, दे विल नॉट आस्क, नॉट रिक्वायर्ड। अगर स्ट्रक्चरल जॉब के लिए जा रहे हो तो ये सब चाहिए। साइट इंजीनियर जॉब के लिए दे विल नॉट आस्क। पर अगर कोई स्ट्रक्चरल बंदा, देखो इट ऑल डिपेंड यार, क्योंकि अगर आगे वाला बंदा स्ट्रक्चर इंजीनियर है और वो तुम्हें साइट इंजीनियर का जॉब पे ले रहा है, तो डेफिनेटली वो पूछेगा कि सिंगल इन्फो सेक्शन क्या है, डबल इन्फो सेक्शन क्या है। पर आगे वाला बंदा स्ट्रक्चर इंजीनियर नहीं है, सिर्फ साइट वाले का नॉलेज है, तो डेफिनेटली पूछेगा नहीं कि सिंगल इन्फो सेक्शन क्या है, डबल इन्फो सेक्शन, नेवर आस्क। पर अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियर के जॉब के लिए जा रहे हो, डेफिनेटली वो पूछेंगे कि सिंगलर इन्फो सेक्शन क्या है, डबलर इन्फो सेक्शन क्या है, सिंगलर इन्फोस कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, डबलर इन्फोस कहाँ पे प्रोवाइड करोगे। सो दैट इज व्हाई आई विल नॉट टीच यू दिस कि सिंगलर इन्फोस डबलर इन्फोस क्या होता है। पर इतना याद रखना, सिंगलर इन्फोस मतलब जहाँ पे भी आपका टेंशन है, जहाँ पे भी टेंशन साइड में हम रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करेंगे, दैट इज अ सिंगलर इन्फोस सेक्शन। अगर वो सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो डेफिनेटली आपका टेंशन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस होता है। दिस इज योर न्यूट्रल एक्सिस, बिलो न्यूट्रल एक्सिस, तो यहाँ पे हम स्टील को प्रोवाइड करेंगे। और वो कैंटिलीवर बीम होता है तो आपका टेंशन ऊपर की तरफ होगा तो ऊपर स्टील प्रोवाइड करेंगे। डबल रिइंफोर्स में आपको दोनों तरफ आपको स्टील प्रोवाइड करना है। इन द कंप्रेशन साइड ऑल्सो विल प्रोवाइड अ स्टील, एंड इन टेंशन साइड ऑल्सो विल प्रोवाइड द स्टील। whereas in single reinforced section, only in the tension side I'm going to provide a steel. This much understanding if you have, it's sufficient. ठीक है, fine, fine. Next, they may ask you one question. कैंटिलीवर बीम में आपका मेन रिइंफोर्समेंट कहाँ पे आएगा? कैंटिलीवर में कभी भी आपका मेन रिइंफोर्समेंट अबोव द न्यूट्रल एक्सिस आता है। तो आपको ऐसा बोलना है, न्यूट्रल एक्सिस यू हैव टू टेक अ रेफरेंस। आपको ऊपर बोलने से अच्छा टेल अबोव द न्यूट्रल एक्सिस आएगा। एंड सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको बिलो द न्यूट्रल एक्सिस आएगा। ठीक है, क्योंकि टेंशन आपका सिंपली सपोर्टेड बीम में बॉटम में होता है, एंड कैंटिलीवर बीम में आपका टेंशन अबोव द न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो इतना आपको बोलना है और कुछ नहीं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लैपिंग और व्हाट इज लैप लेंथ? सो व्हाट इज लैपिंग? लैपिंग इज नथिंग बट, आपको ऐसा बोलना है कि सर जो मार्केट में जो बार अवेलेबल है वो सिर्फ 12 मीटर का बार अवेलेबल है, मतलब 40 फीट का है। अगर मेरे को कोई स्ट्रक्चर एलिमेंट 12 मीटर से ऊपर लगाना है तो मेरे को एक और बार को लाके ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन करने का जो प्रोसेस है ना सर, उसको हम लैपिंग बोलते हैं। इतना बोलना है। और द प्रोसेस ऑफ लैपिंग वन बार विथ अनदर लैप, अनदर बार इज कॉल्ड एज अ लैपिंग। दैट इज द फर्स्ट आंसर यू शुड गिव। सेकेंड व्हाट यू आर सपोज टू टेल इज, ये जो लैपिंग होता है, इट विल ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम वन रीबार टू अनदर बार। यहाँ पे लिखा है लैपिंग इज डन टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम वन रीबार, इस रीबार से इस बार के ऊपर जो स्ट्रेस ट्रांसफर होगा वो काम करेगा। अब वो पूछेगा लैप लेंथ कितना प्रोवाइड करने हैं, तो यू शुड टेल कि सर लैप लेंथ यूजुअली लिखा रहेगा ड्राइंग में, बट to be on a safer side and to make it easy on the side, we can take lap length as 50 times the diameter of the bar. यूजुअली इट वेरीज फ्रॉम, अलग अलग स्ट्रक्चर एलिमेंट के लिए वेरी करेगा, बट हम एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन गो विद 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। इतना आपको बोलना है। एक एग्जांपल दीजिए कि अगर मैं 20 डायमीटर का बार यूज कर रहा हूँ, तो 50 इंटू 20 मतलब 20 का आधा करना है 10, तो दैट मीन्स आपको 1 मीटर लेंथ का लैपिंग करना है सर। इतना ही आपको बोलना है, दैट्स इट। ओके, इससे ज्यादा और कुछ नहीं बोलना है। नेक्स्ट डे लास्ट की वन मोर क्वेश्चन कि लैपिंग कैसे करोगे? तो आपको बोलना है कि सर लैपिंग कभी भी उस पॉइंट पे करना है जहां पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होता है। तो कॉलम में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट सेंटर के पास मिनिमम होता है, तो हमें लैपिंग कभी भी सेंटर में करना है। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू टेल। एंड कभी भी सारे बार को एक जगह पे लैपिंग नहीं करने। अगर मेरे पास 8 बार है, अगर मेरे पास 8 बार है, मैं 4 बार को एक रीजन पे लैप करूंगा, वहां से मैं 300 mm का गैप छोड़ूंगा, दूसरा बार 300 mm ऊपर करूंगा। जैसे यहाँ पे देखो पूरा बार इन्होंने, अगर 4 बार है तो 4 ही बार को एक ही जगह पे लैप किए, गलत है। अगर 4 ही बार है तो ओके, तो हमें क्या करना है, इस 2 बार को एक जगह पे लैप करना है, बाकी 2 बार को थोड़ा ऊपर की तरफ हमें लैप करना है। बस इतना बोलना है आपको। नेक्स्ट वो पूछेगा कि कपलर क्या है? सर कपलर वो है, कपलर भी आपका लैपिंग जैसे ही काम करेगा सर। पर इसमें क्या होगा, जब भी हमारा बार का डायमीटर 32, दैट इज 32 से ज्यादा होता है, वहां पे अगर हम लैपिंग करने जाएंगे तो हमको एक्सपेंसिव पड़ेगा। क्योंकि 32 का अगर मैं 15 × D करूंगा तो 1.5 मीटर मेरा लैप लेंथ ही आएगा। एंड 1.5 मीटर का मतलब है, उसमें अगर आप कॉस्ट निकालोगे तो 150-200 रुपये पड़ेगा एक लैप के लिए। पर मेरे को कपलर, ये जो कपलर है मार्केट में 100 रुपये में मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो वी से यू कैन टेल दैट सी, अगर 32 डायमीटर से ऊपर अगर मैं कोई बार को यूज कर रहा हूँ,
तो इंस्टेड ऑफ लैपिंग वी कैन गो विथ कपलर। तो कपलर इससे दिस आर कॉल्ड एज कपलर, इसमें थ्रेडिंग का सिस्टम होता है। तो एक रीबार इसके अंदर चला जाए, दिस इज कॉल्ड एज अ कपलर। इतना आपको बोलना है और इससे ज्यादा नहीं बोलना है, काफी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वो पूछेगा डेवलपमेंट लेंथ क्या है, तो आप बता देना कि सर डेवलपमेंट लेंथ मतलब या डेवलपमेंट लेंथ इज प्रोवाइडेड टू ट्रांसफर द स्ट्रेस फ्रॉम रीबार टू द कंक्रीट। याद रखना लैपिंग लेंथ में आप क्या करोगे, स्ट्रेस फ्रॉम द कहाँ से, एक रीबार से दूसरे रीबार को हम स्ट्रेस को ट्रांसफर करने के लिए हम लैपिंग कर रहे हैं। डेवलपमेंट लेंथ में क्या होगा, स्ट्रेस कहाँ से, रीबार से कंक्रीट को ट्रांसफर कर रहे हैं। स्पेशली आप जब आप इंटरव्यू में जाओगे, आपको स्केच ड्रॉ करो, बस मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। आप उनसे सर गिव मी अ पेन एंड अ पेपर ले लो, पेन एंड अ पेपर लेके आप इसे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करो। ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करो कि सर एक मिनट, सर ये एक कॉलम है और ये हमारा एक बीम है सर। ठीक है, ये आपका कॉलम है और ये हमारा बीम है। सही है ना ड्राइंग? हाँ। तो ये जो बार है ना सर, ऊपर वाला बार इस तरह से आके हम इस तरह से बेंड करेंगे। तो ये जो कॉलम का जो फेस है ना सर, इस कॉलम का फेस से ये जो बार है मेरा, ये जो लेंथ है, ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ होता है। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू एक्सप्लेन। आप सिर्फ मुंह से बोलने से अच्छा उनको ड्रॉ करके बता देना कि सर एक कॉलम का फेस है, इस कॉलम का फेस है, जो बार का लेंथ जो यहाँ पे है ना, ये हमारा डेवलपमेंट, एक्चुअली डेवलपमेंट लेंथ नहीं है, बट उन उन लोगों के लिए समझाने के लिए सही है। पर अगर आपको अच्छे लेवल पे समझना है, एनरोल इन माई कोर्स। द डिफरेंस बिटवीन अ डेवलपमेंट लेंथ एंड एंकरेज, ये एक्चुअली एंकरेज लेंथ है, पर लोग इसको डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं, बट इट्स ओके क्योंकि सबको मतलब जेरोक्स, एक्चुअली जेरोक्स नहीं फोटो कॉपी है, पर लोगों को आदत है जेरोक्स बोल के, तो सारे लोग उसको जेरोक्स बोल रहे हैं। इन द सेम वे ये एक्चुअली डेवलपमेंट लेंथ, एक्चुअली आपका एंकरेज लेंथ होता है, इज एक्चुअली एंकरेज लेंथ। अगर बार आप स्ट्रेट रखोगे देन इट इज डेवलपमेंट लेंथ। अगर ये बार आप इस तरह से बेंड नहीं करोगे, अगर आप बार को ऐसे स्ट्रेट रखोगे, ये आपका डेवलपमेंट लेंथ है एक्चुअली। पर जैसे आप इसको बेंड करोगे इट बिकम्स एंकरेज लेंथ। पर लोग इसको क्या बोलेंगे कि दोनों को डेवलपमेंट लेंथ ही बोलते हैं। इट्स समथिंग लाइक जेरोक्स, एक्चुअली फोटो कॉपी है, क्योंकि जेरोक्स कंपनी ने बनाया तो सारे लोग जेरोक्स बोल रहे हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। अरे आओ, आपको इंटरव्यू उस लेवल पे नहीं बोलना है, आपको वहां पे इंटरव्यू में जॉब लेना है, आपका नॉलेज को शोकेस नहीं करना है, तो नॉट रिक्वायर आप बोलना कि ये डेवलपमेंट लेंथ है बस। ठीक है, फाइन, ओके इतना क्लियर है। चलो अगेन पूछेगा कि डेवलपमेंट लेंथ कितना रखना है। अगेन डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट, डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द बार। पर टू बी ऑन द सेफर साइड ऑन द कंस्ट्रक्शन फील्ड, हम 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार लेंगे। अगर ड्राइंग में मेंशन है तो ड्राइंग के हिसाब से हम लेंगे। ड्राइंग में 55 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 57 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, उसके लिए फॉर्मूला है, स्ट्रेस इज इक्वल टू डेवलपमेंट लेंथ इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय 4 टाइम्स टाउ बी डी इंटू डायमीटर है ऊपर, ऊपर स्ट्रेस इंटू डायमीटर, आई विल राइट इट हियर। अगेन ये सब नहीं चाहिए, I'm गिविंग, I'm टेलिंग, ऑफ कोर्स डोंट थिंक कि इस लेवल का कोई इंटरव्यू नहीं होता है। इस लेवल का इंटरव्यू सिर्फ आपको स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में होता है। तो आपको बोलना है कि स्ट्रेस होता है सिग्मा एस स्ट्रेस इंटू डायमीटर ऑफ द बार डिवाइड बाय 4 टाइम्स द टाउ बी डी। टाउ बी डी आपका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, जो आपका टेबल नंबर 19 में आपको फाइंड करके करना है। ये सब करने के बाद तो यहाँ पे आपका जो फैक्टर है वो किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, डायमीटर ऑफ द बार के ऊपर, डायमीटर ऑफ द बार के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। सिग्मा एस टी मतलब स्ट्रेस ऑफ द बार विच इज 0.87 इंटू एफ वाई। तो एफ वाई आपका क्या है, स्टील का रीबार है, तो आप 415 यूज करोगे तो अलग आएगा, 500 यूज करोगे तो अलग अलग वैल्यू आएगा, 550 यूज करोगे तो अलग वैल्यू आएगा। दैट इज वाई डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द स्टील, डिपेंड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द बार, एंड टाउ बी डी मतलब डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट, इसके ऊपर अलग अलग लेंथ आएगा। टू बी ऑन द सेफर साइड यू कैन टेक 50 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द बार। ठीक है, बस। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप लैपिंग कहाँ पे करोगे। अगेन कभी भी याद रखना, कोई भी एक स्ट्रक्चर एलिमेंट आप यूज करो, लैपिंग वहां पे करना है जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट मिनिमम है। ठीक है, तो कॉलम में आपका बेंडिंग मोमेंट सेंटर में मिनिमम होता है, इसलिए हम लैपिंग कॉलम में सेंटर करेंगे। बीम में दो जगह पे होता है, बीम में क्या होता है, टॉप का अलग रिइंफोर्समेंट है, बॉटम का अलग रिइंफोर्समेंट है। तो टॉप में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है सेंटर में कम होता है, और बॉटम में हमारा जो बेंडिंग मोमेंट है सपोर्ट के पास कम होता है। तो टॉप का बार आपको लैपिंग करना है, अगर आपको टॉप का बार लैपिंग करना है तो सेंटर में करिए, अगर आपको बॉटम का बार आपको लैपिंग करना है तो आप सपोर्ट के पास करिए। बस इतना याद रखना है। ऑफ कोर्स इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन आई, इस तरह से मैं एक्सप्लेनेशन अपने कोर्स में करता हूँ, हियर आई नॉट, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। पर मेरे कोर्स में सिंस आई एम टीचिंग यू, आप पे करोगे मेरे को उस लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करना है। तो दैट इज वाई मैं आपको मेरे कोर्स में इस लेवल का मैं बीम दिखा के इसमें सारी चीज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पर हियर इट्स नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज अगेन बहुत टाइम निकल के जाता है, विल नॉट गेट इनटू दैट। हाँ, तो अगेन स्लैब में कहाँ पे करोगे, स्लैब एंड बीम का सेम कॉन्सेप्ट है।
कॉन्सेप्ट इज जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट कम है वहां पे लैपिंग करना है। पर स्लैब में क्या होगा, अलग अलग जोन्स मिलेंगे आपको, नेगेटिव बेंडिंग आएगा, पॉजिटिव बेंडिंग आएगा। सो दैट इज वाई वो डिपेंड करेगा। बट अगेन यू शुड टेल कि जहां पे भी बेंडिंग मोमेंट मिनिमम है वहां पे हमें लैपिंग करना है स्लैब में भी, ठीक है। और एक चीज याद रखना, जब भी आप लैपिंग करोगे, नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शुड बी लैप्ड एट वन सेक्शन, ठीक है। फाइन। बाकी क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर, यू नो व्हाट इज क्लियर कवर एंड इफेक्टिव कवर। क्लियर कवर मतलब कंक्रीट के आउटर सरफेस से आपका स्टीरअप का जो आउटर सरफेस है वो आपका क्लियर कवर होता है। इफेक्टिव कवर मतलब कंक्रीट का, या करेक्ट। एंड इफेक्टिव कवर मतलब कंक्रीट के आउटर सरफेस से जो आपका मेन रिबर का सेंटर है वो आपका इफेक्टिव कवर होता है, ठीक है। सो क्लियर कवर इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज कंक्रीट सरफेस टू द नियरेस्ट सरफेस ऑफ द रिइंफोर्सिंग बार, जो आपका स्टीरअप का है। एंड द इफेक्टिव कवर इज द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सपोज कंक्रीट सरफेस टू द सेंट्रोइड ऑफ द मेन। सेंट्रोइड मतलब इस रिइंफोर्समेंट का सेंटर पोर्शन इधर आएगा, तो ये आपका इफेक्टिव कवर होता है। कंक्रीट इधर या ऊपर से ले लो या नीचे से ले लो, फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम ही है। तो इधर से इसका सेंटर तक मेरा इफेक्टिव कवर होता, एंड इसके आउटर से स्टिरअप के आउटर तक मेरा क्लियर कवर होता है, ठीक है। फाइन। एंड व्हाट इज ओवरऑल डेप्थ एंड इफेक्टिव डेप्थ। अगेन ओवरऑल डेप्थ मतलब पूरा डेप्थ, इस कंक्रीट के आउटर से इस कंक्रीट का आउटर मेरा ओवरऑल डेप्थ होता है। एंड इफेक्टिव डेप्थ मतलब इस कंक्रीट के आउटर से इस रीबार का जो सेंटर है ना वो मेरा इफेक्टिव इफेक्टिव डेप्थ होता है, ठीक है। फाइन। इसके बाद, हाँ, व्हाट इज पिन रिइंफोर्समेंट और व्हाट इज स्पेसर बार। तो जब भी आप बार को दो लेयर में प्रोवाइड करोगे, दो लेयर में प्रोवाइड करोगे, आपको एक बार को प्रोवाइड करना है, विच पीपल कॉल इट एज अ स्पेसर बार और फ्यू पीपल कॉल इट एज अ पिन रिइंफोर्समेंट। यू कैन कॉल इट एज अ स्पेसर बार और अ पिन रिइंफोर्समेंट। जब दो बार को एक सर्टेन डिस्टेंस पे हमें लगाना होता है ताकि मेरा जो कंक्रीट सही से अंदर तक जा सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेसर बार और पिन बार। एक्चुअली इसका जो कितना डिस्टेंस आपको रखना है आपके कोड बुक में मेंशन्ड है ये सारे चीज। ऑफकोर्स आई नॉट एक्सप्लेन यू दैट नाउ। पर देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये आपका पिन बार और स्पेसर बार होता है। इन दो बार के बीच में यूजुअली 25 mm हम रखते हैं अपने साइड पर। दैट इज नॉट अ रियल आंसर। रियल आंसर इज गिवन इन योर IS 456/2000। उसमें तीन क्लॉज है, मिनिमम 16 mm, फिर 1/8 ऑफ बार कुछ है, उस हिसाब से हम 1/3 ऑफ द 2/3 ऑफ द कुछ रखना होता है। पर आप 25 mm मान के चले जाओ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फाइन। ये सारे आपके स्पेसर, ऑफ कोर्स मेरे कोर्स में वी टीच यू इन दिस लेवल, मतलब हम आपको प्रैक्टिकल साइड से इमेज दिखा के फिर हम स्पेसर बार कहाँ पे, आपका स्पेसर बार ये देखो, ये वाला स्पेसर बार है। फिर एवरी 1 1 मीटर हम स्पेसर बार को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अगेन ये लोकल मोटर एक छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पे बहुत गलतियां होती है। ये देखो ये लैपिंग सही नहीं है। अगर एक कॉलम है, इस कॉलम का सेंटर मतलब कुछ इधर आता है, तो ये जो लैपिंग है ना, यहाँ पे बार इनको कट नहीं करना है, इस बार को इधर कट करना होता है, इधर इधर कट करना होता है, ठीक है। तो अगेन छोटे मोटे साइट पे, नॉट छोटे, ये तो बड़ा ही साइट है, लगभग 5 6 करोड़ का ही प्रोजेक्ट था। पर पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। या ये सारे आपके स्पेसर बारे, दैट इज ओके। ऑफकोर्स ये सब नहीं चाहिए आपको। हाँ, एक और चीज याद रखना, कॉलम में आपको, अगर आप स्क्वायर कॉलम लगाओगे, आपको मिनिमम 4 रीबार, 4 मेन रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। अगर आप सर्कुलर रीबार प्रोवाइड, सर्कुलर कॉलम लगाओ तो मिनिमम 6 रिइंफोर्समेंट आपको प्रोवाइड करना है, मेन रिइंफोर्समेंट। एंड आपको कॉलम में मिनिमम 12 डायमीटर का सरिया यूज करना है एज अ मेन रिइंफोर्समेंट, ठीक है। ये याद रखना है, मिनिमम 12। तो 12 से कम क्यों यूज नहीं करना है, यूजुअली होता है क्या, 12 से कम जब आप काम यूज करोगे एंड इफ देयर इज अ मोमेंट एंड ऑल, देन 10 डायमीटर का बार को बेंड करना इजी सी, उसमें बकलिंग हो जाता है। ये ऑफ कोर्स, ये तो लेट्स से अगर ये 12 डायमीटर का है तो लोड आएगा, तो इससे से बक्कल नहीं होगा 12 डायमीटर। तो 10 डायमीटर वाला ऑफ कोर्स डायमीटर थोड़ा कम है, लोड की वजह से थोड़ा बक्कल हो सकता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई पीपल आर गोइंग द 12 डायमीटर का बार। कॉलम में मिनिमम 12 यूज करना है, ये करना है, ठीक है। फाइन। ऑफ कोर्स ये सारे चीज नहीं चाहिए, मैं इन माय कोर्स आई कवर्ड, बट फ्रॉम साइट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट, साइट इंजीनियर के जॉब में आपको पूछेंगे नहीं। पर ये क्या याद रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉलम में मिनिमम परसेंटेज आपको कितना प्रोवाइड करना है, 0.8% ऑफ स्टील आपको प्रोवाइड करना है। मैक्सिमम कितना तक आप अलाउ कर सकते हो, 6% इफ इट इज इफ यू आर नॉट डूइंग लैपिंग। अगर आप लैपिंग करोगे तो 4% तक आप कॉलम का रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। पर प्रैक्टिकली 2 to 3% के बीच में हम रखेंगे। कैसे रखेंगे, ऑफकोर्स इन माई कोर्स आई टीच यू ऑल दिस थिंग्स। अपने कोर्स में यूजुअली व्हाट आई डू, मैं आपको एक कॉलम में डायरेक्टली साइड पे एक कॉलम लूंगा, उस कॉलम का रिइंफोर्समेंट कैसे पहनूं वो हम समझेंगे। ये तो सबको पता है, इसका मतलब क्या है वो समझना है आपको। पर इंटरव्यू में ये सब नहीं चाहिए, इंटरव्यू में वो इतना ही पूछेगा कि कॉलम का मिनिमम, अगर आप कोई रिटर्न एग्जाम के लिए जाओगे पूछेंगे क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम रिइंफोर्समेंट इन द कॉलम, यू शुड टेल 0.8%। पर 0.8 का मतलब क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड। उसके लिए आपको कॉलम का साइज चाहिए, उस कॉलम का साइज लेने के बाद 0.8 डिवाइड बाई 100 इंटू साइज ऑफ द कॉलम करेंगे तो एरिया ऑफ स्टील मिलेगा।
उस एरिया ऑफ स्टील को हम नंबर ऑफ उस एरिया ऑफ स्टील को हम फाइंड करेंगे कितना नंबर ऑफ बार इज रिक्वायर्ड। अगेन उस लेवल का नहीं चाहिए, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग अ स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग का जॉब करें तो उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए। ओके, ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, छोड़ दो, ये भी नहीं चाहिए। ये सब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर वॉल क्यों, ये सब नहीं चाहिए, पर साइट इंजीनियर इट्स नॉट रिक्वायर्ड। साइड फेस reinforcement भी नहीं चाहिए। टाइप्स ऑफ बीम्स आल्सो नॉट रिक्वायर्ड। ओके, ये सब स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, तो आई एम नॉट टेकिंग दैट। नाउ विल गो टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम हियर अगेन, विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट। इसको याद रखना है। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा, 1 मिनट। इंटरव्यू में पूछा जाएगा सीमेंट का यूनिट वेट कितना है, 1440 kg/cu m। स्टील का कितना है, 7850 kg/cu m। फिर इसके बाद सैंड में ड्राई का अलग होता है, रिवर का अलग होता है, वो सब चलेगा। आप इतना बोलना है कि सैंड का 1600 से 1800 के बीच में रहेगा। ठीक है, यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एग्जैक्ट। इतना बताना कि सैंड का जो यूनिट वेट होता है 1600 से 1800 का होता है। और हमारा जो एग्रीगेट का 1008, एग्रीगेट का कितना दिया है, हाँ। ओके, एग्रीगेट का इतना है क्या? हम्म, ठीक है। चलो विल डू वन थिंग, इधर आ जाओ, इधर ये वाला छोड़ दो, क्योंकि अभी देखो इसमें क्या है ना, कोड बुक में जो लिखा है वो आपको लेना है। फिर डिपेंड भी करेगा, क्योंकि अगर आपका सैंड बहुत वेट है उसका यूनिट वेट अलग निकल के आएगा। अगर आपका सैंड बहुत ही ड्राई है तो उसका यूनिट वेट निकल के आएगा। सेम विद द स्टोन एग्रीगेट ऑल्सो। तो दैट इज वाई बहुत सारे वेरिएशंस रहेंगे। अगर आप गूगल में चेक करोगे कुछ अलग आंसर मिलेगा, बुक में चेक करोगे तो कुछ अलग आंसर मिलेगा, बट नो नीड टू वरी। हम एक वैल्यू को फॉलो करेंगे, दैट इज सफिशियंट। सीमेंट का 1440 kg/cu m होता है। सैंड का आप उससे बोल सकते हैं कि 1400 से 1600 आप बताओ, नो प्रॉब्लम। वेरिएशन वो पूछेगा क्यों इतना डिफरेंस है, तो आपको बोलना है कि सर ड्राई का अलग होता है, वेट का अलग होता है, कुछ जगह पे अलग अलग होता है, तो हम 1400 से 1600 करेंगे। और इतना ही निकालना है तो हम उसका टेस्टिंग करके निकाल लेंगे एग्जैक्ट वैल्यू। एग्रीगेट का कितना होगा, एग्रीगेट अगेन डिपेंड भी करेगा क्या एग्रीगेट आप यूज करोगे। यू कैन से 2400 to 2900 के बीच में होता है, दैट इज फाइन। पानी का 1000 kg/cu m होता है। कंक्रीट, सिर्फ कंक्रीट अगर पीसीसी है तो 2400 kg/cu m। और आरसीसी है क्योंकि उसमें रिइंफोर्समेंट होता है तो 2500 kg/cu m। स्टील 7850 kg/cu m। बैम्बू का याद रखने की जरूरत नहीं है, ग्लास का नहीं चाहिए। ब्रिक का याद रखना, ब्रिक का यूजुअली 1500 से 1800 है, यूजुअली 2000 तक जाता है, क्योंकि हमारा कोड बुक में हम 20.4 ही लेते हैं। यू कैन से 1500 to 1008, अगेन डिपेंड करेगा ब्रिक के साइज के ऊपर भी, बट इतना याद रखना। फिर एसी ब्लॉक जो होता है वो 650 kg/cu m होता है। सीएलसी ब्लॉक आपका 800 kg/cu m। फ्लाई ऐश आपका 860। अगेन लिखना पड़ेगा, ये सारी चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तुरंत आपको याद नहीं रख सकते, तुरंत मैं भी याद नहीं रख सकता हूँ, बट इतना एक बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए कि सीमेंट का कितना है, सैंड का कितना है। ये सब आपके इंटरव्यू में पक्का क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। इफ यू आर वर्किंग एज अ साइट इंजीनियर, इफ यू आर गोइंग फॉर अ जॉब ऑफ अ क्वांटिटी सर्वेयर, डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ओके, एंड ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। हाँ, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। मोड ऑफ मेजरमेंट, यूनिट्स आपको याद रखना है। अगर आप एक्सकवेशन करोगे तो क्यूबिक, ऑफकोर्स एक्सकवेशन स्क्वायर मीटर में भी होता है, पर वो IS 1200 में लिखा है कितना एरिया में करना है, बट इतना डीप में नहीं जाएंगे। अगर आप बिल्डिंग इंजीनियर का जॉब के लिए जाओगे तो IS 1200 का पूरा नॉलेज होना चाहिए। हम बिल्डिंग इंजीनियर का प्रिपरेशन नहीं कर रहे, नॉर्मल साइट एग्जीक्यूशन फ्रेशर लेवल का के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप अर्थवर्क का एक्सकवेशन करोगे तो आपका यूनिट होगा क्यूबिक मीटर में। कंक्रीट का सारे क्यूबिक मीटर में होता है, अर्थवर्क का भी सारे क्यूबिक मीटर, एक्सकवेशन क्यूबिक मीटर, बैकफिलिंग क्यूबिक मीटर, कंक्रीट का पूरा क्यूबिक मीटर होगा। फिर सरफेस ड्रेसिंग जो होता है, जैसे आपने एक्सकवेशन किया उसको सही से आपको ड्रेसिंग करना पड़ता है, टैंपिंग सब करके। ओके, तो आपका स्क्वायर मीटर में होता है। फिर कटिंग ऑफ ट्रीज, अगर आप एक साइड पे काम कर रहे हो तो वहां पे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो उसको कट करके आपको एक्सकवेशन आपका स्टार्ट करना है एग्जीक्यूशन। तो कट कैसे करोगे, कैसे रेट लोगे, तो आपको नंबर ऑफ ट्रीज के ऊपर डिपेंड, क्योंकि इतना ट्री है, नंबर ऑफ ईच यूनिट हम कोड बुक में लिखा है ईच आइटम। तो आपको नंबर कितना पेड़ है उस हिसाब से आपको बिल बनाना पड़ेगा। पर यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका पर नंबर नंबर बोलना है। फिर कंक्रीट, पीसीसी, आरसीसी ये सारे आपके क्यूबिक मीटर में होता है। फिर डीपीसी आपका स्क्वायर मीटर में होता है। ब्रिक वर्क आपका क्यूबिक मीटर में होता है। एंड पार्टीशन वॉल जो 4.5 इंच के वॉल है वो आपका स्क्वायर मीटर में होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
पूछेंगे वो आपको इंटरव्यू में कि ब्रिक वर्क का यूनिट कैसे मेजर करोगे, बोलना कि सर क्यूबिक मीटर में होता है। बोलेगा, आप पूछेगा पीसीसी का कितना करोगे, सर क्यूबिक मीटर। कंक्रीट का पूरा क्यूबिक मीटर, बीम स्लैब स्टेयरकेस पूरा क्यूबिक मीटर में होगा। स्टील स्टील आपको मैट्रिक टन में, स्टील एक्चुअली रनिंग मीटर में होता है। स्टील एक्चुअली रनिंग मीटर, उसको हम बाद में कन्वर्ट करके मंगवाने प्रोक्योरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम मेट्रिक टन में बोलेंगे। पर एक्चुअली जब बीबीएस करोगे आपको रनिंग मीटर में लेंथ निकालना है। उसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट वेट जो हमने पढ़ा था 8 10 12 का 0.395 एंड ऑल। फिर हम उसको मैट्रिक टन में मंगवाएं। तो स्टील का आपको बोलना है कि सर रनिंग मीटर में, फिर हम उसको मैट्रिक टन में, मतलब मैट्रिक टन और टन में आपको मंगवाना पड़ेगा। अर्थवर्क क्यूबिक मीटर में होगा। ठीक है, ये सब याद रखना है। और सरफेस ड्रेसिंग स्क्वायर मीटर में, और आपका डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स भी स्क्वायर मीटर में होता है। इतना याद रखोगे तो काफी है। फिर बिटुमिन का वो सब स्क्वायर मीटर में निकाला जाता है, बिटुमिन का। ठीक है, फाइन। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपके इंटरव्यू में, ये सब पूछा जाएगा आपको। आपको दिया जाएगा कि एक वॉल का हाइट 3 मीटर का है। अगर आप एस्टिमेशन वाले जॉब में अप्लाई करोगे, ये सब डेफिनेट क्वेश्चन, साइट इंजीनियर में भी ये सब डेफिनेट क्वेश्चन है आपके इंटरव्यू में। तो अगर लेट से आपके एक वॉल है, ये वॉल का हाइट आपका 3 मीटर है। हाँ, एंड वॉल का जो लेंथ है ये भी आपका 3 मीटर है। एंड यहाँ पे हमने 12 mm थिकनेस का मोर्टार हमने यूज किया। तो इसमें मेरे को बताओ कितना सीमेंट चाहिए, और इसमें मेरे को कितना सैंड चाहिए, और कितना वॉल्यूम ऑफ मोर्टार चाहिए, आपको निकालना पड़ेगा। वेरी सिंपल, फर्स्ट आप वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर निकालो। वॉल्यूम कभी भी प्लास्टरिंग पूरा क्यूबिक मीटर में होता है। तो आपको लेंथ पता है, इसका हाइट पता है, थिकनेस पता है, तीनों को मल्टीप्लाई करो। हाइट आपका 3 मीटर है, आपका वॉल का लेंथ भी 3 मीटर है, थिकनेस 12 mm का है, तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 0.012 करो, तो ये आ जाएगा 0.108 क्यूबिक मीटर। अभी हमें क्या करना है, ये जो हमने वॉल्यूम निकाली है हमारा वेट वॉल्यूम है। जब भी आप सीमेंट और सैंड आप मंगवाओगे वो आपका ड्राई स्टेट में होता है। तो वेट वॉल्यूम से आपका ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्शन आपका कभी भी 33% इंक्रीज होता है, वो सिर्फ प्लास्टरिंग में, क्योंकि उसमें एग्रीगेट नहीं है। कॉन्क्रीट में 54% इंक्रीज होता है। तो आपका जो प्लास्टरिंग में होता है ना, प्लास्टर मतलब मोर्टार में आपका 33% इंक्रीज होता है फ्रॉम वेट टू ड्राई। तो दैट इज वाई ड्राई वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम प्लस 33% ऑफ वेट वॉल्यूम आपको लेना है। मतलब वेट वॉल्यूम कितना है आपका, 0.108 आपका वेट वॉल्यूम है, मतलब मोर्टार का वॉल्यूम है। पर हम क्वांटिटी किसका निकाल रहे हैं, सीमेंट और सैंड का, वो तो ड्राई स्टेट में होता है। तो ड्राई स्टेट में अगर निकालना हमें 33% इंप्रूव करना है, दैट इज 1.33 इंटू 0.108 आप कर सकते हो। आपको समझाने के लिए मैं आपको अलग से निकाल रहा हूँ। वेट आपको 0.108 ही ले लो, और 0.108 का 33% ले लो। ओके, तो आ जाएगा 0.03564। दोनों का ऐड करो, 0.144 क्यूबिक मीटर आता है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 0.108 इंटू 1.33 करो, तब भी आपको सेम आंसर आने वाला है। आई डू दैट। 0.14 आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, वॉल्यूम फाइंड किया। अब इसी वॉल्यूम को हमें सीमेंट कितना चाहिए, सैंड कितना चाहिए निकालना है। तो उसके लिए आपको रेशियो याद रखना है। तो रेशियो कितना है पूछना है। अगर इंटरव्यू में नहीं देगा तो बोलेगा कि सर रेशियो कितना है, वो बोलेगा 1:4 ले लो, या 1:5 ले लो, या 1:6 ले लो। यहाँ पे हमने 1:4 लिया है, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड रिमेनिंग 4 पार्ट्स ऑफ सैंड। तो टोटल आपका 1 पार्ट ऑफ सीमेंट 4 पार्ट ऑफ सैंड, दोनों 1 + 4 आपका 5 पार्ट हो जाएगा। तो फॉर्मूला विल भी, जो भी आपका ड्राई वॉल्यूम है उसको मल्टीप्लाई करिए रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट मटेरियल डिवाइड बाय टोटल रेशियो। ड्राई वॉल्यूम कितना निकाला था, 0 पॉइंट कितना निकाला आपने ड्राई वॉल्यूम, 0.144। तो 0.144 सीमेंट का निकालते, तो सीमेंट का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होता है। 1 डिवाइड बाई टोटल रेशियो, 1 + 4 कितना है, 5। हर बार 5 नहीं होता। अगर 1 और 1:5 का रेशियो दिया है तो 1 + 5 6 होता है। यहाँ पे हमें 1:4 का रेशियो दिया है, तो 1 + 4 आपका 5 होता है। तो ये होता है 0.028 क्यूबिक मीटर। ओके, तो इसको अगर आप बैग में कन्वर्ट करोगे, हमें पता है कि एक बैग मतलब 0.035 क्यूबिक मीटर एक बैग होता है। तो आप आधा बैग नहीं मिलता है मार्केट, मार्केट में एक ही बैग मिलेगा, मतलब सिंगल बैग 50 kg का मिलेगा। तो आप एक बैग ऑर्डर करो, काफी इस काम करने के। फिर 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 50 kg, और 1 बैग ऑफ सीमेंट इज 0.0347 क्यूबिक मीटर। फिर हमें सैंड का क्वांटिटी निकालना है। सैंड का कैसे निकालो, सेम फॉर्मूला। तो 0.144, इस बार आप सैंड का निकालो, तो सैंड का रेशियो आपका 4 है। तो मल्टीप्लाई बाय 4 करो, डिवाइड बाय टोटल रेशियो, 1 + 4 आपका 5 होता है। तो 0.115 क्यूबिक मीटर। अब देखो ये क्यूबिक मीटर में, तो आप लोकल लोगों से बात करोगे क्यूबिक मीटर समझ में नहीं आएगा। सैंड यूजुअली सीएफटी में आता है या ब्रास में आता है। तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो एक क्यूबिक मीटर से अगर आपको ब्रास का कन्वर्शन करना है, तो 0.353 इसका कन्वर्शन है। जो भी आंसर आएगा इसको मल्टीप्लाई करो 0.353 से, ये आपका ब्रास में निकलेगा। और ब्रास से आपका केजी का कन्वर्शन होता है। ब्रास से आपका केजी, अगर एक ब्रास का मतलब है 4528 केजी,
अगर आपने वो ट्रक देखा, वो एक्चुअली 3 ब्रास का ट्रक होता है। 3 ब्रास मतलब अगर एक ब्रास 4,500 kg है, 3 ब्रास मतलब 12,000 kg। तो जब भी आप एग्रीगेट आप देखते हो मार्केट में, 12,000 का एक ट्रक आता है। सो दैट इज अगेन डिपेंड किस तरह से आपको मेजर करना है। अगर इसी वैल्यू का अगर आपको सीएफटी में करना, क्यूबिक फीट में करना था, तो 0.115 मल्टीप्लाई है ना, मल्टीप्लाई बाय 35.31 करना है, तो सीएफटी में मिलता है। दैट इज वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 35.315 सीएफटी। तो ये आंसर आपका क्यूबिक मीटर में आ रहा है ना, सीएफटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 35.31 करो, सीएफटी में निकलेगा। ब्रास में निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 0.353। अगर आपको ब्रास से केजी में मल्टीप्लाई करना है तो ये वाला आंसर लेना पड़ेगा। तो दैट इज कन्वर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका सीमेंट एंड एग्रीगेट का है। अगेन हाँ, ये सीमेंट एंड एग्रीगेट, दिस इज फाइन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये वाला ठीक है। ये तो बहुत टाइम ले रहा है ना, बहुत कुछ समझाना पड़ रहा है। ओके, आई डू वन थिंग। ये तो बहुत टाइम ले रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। विल डू वन थिंग, व्हाट आई डू इज, ये यहाँ तक खत्म करेंगे। ओके, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, एंड इफ यू फील कि नहीं सर आगे वाला भी आप बता दीजिए, मैं आगे एक और लेक्चर लाऊंगा। नहीं तो इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड तो विल स्टॉप इट, बिकॉज और भी आगे और भी कुछ पॉइंट्स है, ये सारे चीज मुझे बताना है। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज, ऑफ कोर्स लगभग 1 घंटे के ऊपर मेरा लेक्चर हो गया है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ तक हम क्लोज करेंगे इसको। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, एंड इफ यू फेल्ट लाइक कि सर आगे वाला भी आप कवर करिए, तो कमेंट सेक्शन में डालिए वी वांट नेक्स्ट वीडियो। उसके बाद मैं इसका आगे वाला पार्ट कंटिन्यू करूंगा। वन मोर थिंग, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगे, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड मेरा ऐप है, सिविल ब्रेन्स का ऐप है, आप डाउनलोड करिए सिविल ब्रेन्स का ऐप। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये बारे मैंने 1% पढ़ा दिया, ओनली 1%। जस्ट इमेजिन अगर आप पूरे साइट एग्जीक्यूशन सीख लोगे, पूरे एस्टिमेशन सीख लोगे, इस तरह से एक्सेल शीट बना, ऑफ कोर्स ये सारे चीज आपको सीखना होगा। मान लो लकीली आपने मेरा वीडियो देख के अगर आपको जॉब में मिल जाएगा, अगर आपको ये सारे चीज करना नहीं आएगा, अगेन आप फंस जाओगे उस लूप में। सो दैट इज आई ऑलवेज से, इंटरव्यू में जाने से पहले एनरोल इन सम कोर्स, और एटलीस्ट उस तरह का नॉलेज गेन करो। तो जब आप जॉब करोगे ना, इट विल बी इजी फॉर यू टू डू अ जॉब। तो जब आप हमारे पूरे कोर्स में एनरोल करोगे, आई टीच यू ऑल दिस थिंग्स, जैसे एस्टिमेशन आपको कैसे निकालना है। एस्टिमेशन के बाद हमें अभी बीओक्यू का मतलब समझाता है कि बीओक्यू मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी। तो ये सारे चीज आपको बीओक्यू बनाना आना चाहिए, पूरा हम बनाएंगे अपने कोर्स में। इस तरह से आपको बार बेंडिंग शेड्यूल करना आना चाहिए, और इसी तरह से फूटिंग का करना आना चाहिए, कॉलम का सब आपको करना आना चाहिए। अगर आपको ये सारी चीज अच्छे लेवल पे सीखना है, डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। इसमें सारे कोर्सेस अवेलेबल, अगर आपको सारे चीज सीखना है, गो फॉर मे कंप्लीट कोर्स, बट डिपेंड करेगा आपको किस लाइन में जाना है। इसके बाद यू कैन गो फॉर मे 16 कॉम्बो का कोर्स, यू कैन कम टू माई ये वाला कोर्स। तो मैं आपका नंबर दूंगा, डोंट कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप में अगर इफ यू हैव एनी डाउट। सो +9180951281, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग द कोर्स, आपको कौन सा कोर्स अगर लेना है तो आप ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो व्हाट्सएप में आई टेल यू बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको कौन सा कोर्स लेना है, कैसे उसको पढ़ना है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप एंड गो थ्रू माई कोर्स, ठीक है। एंड इफ यू लाइक माई कंटेंट, सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगला आगे वाला वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आई मेक few more interview questions, and I'll make a part 2 of this, and I'll see you back in the next lecture. Thank you.